हेलो डियर, क्या हाल है भाई आपका। इस वीडियो के अंदर आपका बहुत बहुत वेलकम है। इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं दी पंडित प्लेटफॉर्म का जो हर हफ्ते का फ्री मॉक टेस्ट आता है। आपका 7वां जो मॉक टेस्ट आया है उसके खाली मैथ का सॉल्यूशन नहीं करेंगे, मैथ प्लस रीजनिंग दोनों का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। स्टार्टिंग में मैं मैथ्स करवाऊंगा और बाद में रीजनिंग का कमल सर करवाएंगे। ठीक है, तो मैं टाइम स्टैम्प्स डलवा दूंगा कब रीजनिंग का स्टार्ट हो रहा है। और जिन लोगों को पता नहीं है, ये काम हम हर संडे करते हैं। ठीक है, ये मॉक डिस्कस करते हैं। तो भाई ये जो एग्ज़ाम था, ये जो मॉक था, इसका लेवल था इजी। अगर अपने एग्ज़ाम से रिलेट करें तो जो एग्ज़ाम की इजी शिफ्ट आती है वो ऐसी ही आती है। तो इट इज़ एन ईजी शिफ्ट ऑफ द एग्ज़ाम। तो ये ऑलमोस्ट आप 30 मिनट में कर लोगे। ठीक है, हमारा टारगेट होता है कि एग्ज़ाम की जो एवरेज शिफ्ट है उसके अंदर हम 35 मिनट के अंदर अटेम्प्ट कर लें। आजकल मॉक टेस्ट प्लेटफॉर्म्स पर थोड़े से लेंदी मॉक डाले जा रहे हैं, तो 40 मिनट प्लस भी किसी में लग रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। एग्ज़ाम की जो शिफ्ट है उसे आप 35 मिनट में करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले कुछ प्री रिक्विजिट्स ये हैं कि सिलेबस आपका कंप्लीट हो जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि तभी आप टीयर 2 का मॉक दे रहे हो। आपने मेरी स्ट्रेटजी और एनालिसिस वाली वीडियो देख रखी हो यूट्यूब के ऊपर है। ये वाकई में ऐसे नहीं दिखे कि मैंने कलर इन्वर्ट कर रखे हैं। ठीक है, तो ये 2 वीडियोज़ हैं, ये इनके नाम है यूट्यूब के ऊपर, आपने ये देख रखी हो तो आप समझ पाओगे जो भी मैं बताऊंगा उस चीज़ को। और जो दी पंडित की ऐप में उनकी वेबसाइट पर आपने मॉक को अटेम्प्ट कर रखा हो, उसके बाद आपने एनालाइज कर रखा और उनका टेक्स्ट सॉल्यूशन दे रखा हो, तो उसके बाद ताकि एक एस्पिरेंट का टाइम वेस्ट ना हो, भाई ये चीज़ें आपने देख ली, फिर भी मैं हर उस क्वेश्चन को भी करवा दूं जिस तरीके से जो टेक्स्ट सॉल्यूशन में हुआ है उसको मैं उसी तरीके से करवा दूं, तो टाइम वेस्ट होएगा। तो इसी कारण मैं ये बोलता हूँ, मैं ये अज्यूम करके चलता हूँ कि आपने ये कर लिया, तो फिर मैं क्या करता हूँ, फिर मैं ऐसी वीडियो बनाता हूँ कि इसके अलावा मैं क्या वैल्यू ऐड कर सकता हूँ। तो जो सिंसियर एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए दी बेस्ट है ये वीडियो। आपने इस वीडियो को 2x पर देखना, भले ही आपको कोई शिफ्ट ईजी लगे, मुश्किल लगे, लेंदी लगे, कैसी भी लगे, हर एक शिफ्ट में जो भी सिखाने लायक होगा अदर देन टेक्स्ट सॉल्यूशन, जो भी आपने काम कर लिया वो मैं आपको सिखाऊंगा। ईजी होगी तो थोड़े कम टाइम में सिखा दूंगा। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, ये सब कुछ होएगा जब सारे क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ जो मुझे करवाने हैं। उसके बाद जो एनालिसिस है आपने कैसे अपनी मॉक की नोटबुक में लिखनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा, डिट्टो कैसे आपने लिखनी है। ठीक है ब्रदर, कई बच्चे ये बोल रहे थे कि सर सारे क्वेश्चन करवा दो। देखो भाई, आपका अपना पार्ट है ये काम किसका है, ये आपका है। मैं आपका काम नहीं करूंगा, आपने अपना काम कर लिया तो मैं आपके लिए दी बेस्ट कंटेंट जनरेट कर रहा। आप अपना काम नहीं कर रहे, आपकी जगह मेहनत करके मैं आपको सक्सेसफुल नहीं बनवा सकता। आपके हिस्से का काम है ये कुछ काम करना, और कुछ मेरे हिस्से के काम है आपको अच्छे से गाइड करना, आपकी इंप्रूवमेंट कराना, वो मैं ईमानदारी से करूंगा, आप अपना काम ईमानदारी से करो। ये कॉम्बिनेशन से बात बनी। ठीक है, क्लियर है, गेटिंग मी? तो स्टार्ट कर दें भाई, चलिए जी। तो भाई इजी क्वेश्चन है बहुत ही। हाँ, कई बच्चे ये कर सकते हैं, क्योंकि बार बार मीन प्रोपोर्शन पूछा जाता है तो जल्दबाजी में ये ना करें, इनको गुणा करके इनके ऊपर अंडर रूट मार दें, ऐसा कर सकते हैं कुछ बच्चे। ठीक है, तो थर्ड प्रोपोर्शन इजीली आप निकाल लोगे, डुएबल क्वेश्चन है फर्स्ट राउंड में। ये भी टाइम आफ्टर मीटिंग का इजीली डुएबल क्वेश्चन है, टेक्स्ट सॉल्यूशन से ही बन जाएगी बात। क्वेश्चन नंबर 3, ये भी इजी क्वेश्चन है, टेक्स्ट सॉल्यूशन से ही बात बन जाएगी, बट मैं आपको जस्ट एक और नज़रिया दे देता हूँ। तो मैं ये भी अज्यूम कर रहा हूँ कि जैसे ही अगला क्वेश्चन आ रहा है आप पॉज करके पढ़ ले रहे हैं, ताकि हम टाइम को यूटिलाइज करें, मैक्सिमम यूटिलाइज करें। जो सीरियस एस्पिरेंट है उनके लिए मैं मतलब गोल्ड कंटेंट बना रहा हूँ। ठीक, उनको मज़ा आएगा। जो पढ़ने वाले नहीं है वो ये चाह रहे हैं कि हमारा काम भी आप ही कर दो सर, उनके लिए मज़ा नहीं है। ठीक, चलिए। ए शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स आफ्टर अलोइंग 30% डिस्काउंट। 30% का डिस्काउंट देता है तो उसको 5% का फ़ायदा होता है। ठीक है, अगर वो बंदा 30% का डिस्काउंट दे रहा है तो मार्केट प्राइस के कितने परसेंट पर बेच रहा है माल को? मार्केट प्राइस के 70% पर बेच रहा है। तो जब वो मार्केट प्राइस के 70% पर बेच रहा है तो उसे 5% फ़ायदा हो रहा है। कॉस्ट प्राइस का कितना परसेंट वैल्यू उसके पास आ रही है? 105%। 5% फ़ायदा कब होता है? जब कॉस्ट प्राइस
100% रिकवर हो जाए और 5% एक्स्ट्रा भी माल आ जाए तो 5% फायदा। कॉस्ट प्राइस से 20% कम आए, सिर्फ कॉस्ट प्राइस का 80% आए तो 20% नुकसान। तो मार्केट प्राइस का 70% कॉस्ट प्राइस के 105% के बराबर है। और वो बोल रहा है कि अगर हम 20% का डिस्काउंट दे तो मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि जो मार्केट प्राइस का 80% है वो कॉस्ट प्राइस के कितने परसेंट के बराबर है। तो 70% की वैल्यू इतनी है, 1% की इतनी होएगी, 80% की इतनी होएगी। ठीक है भाई, तो 15 8 120, तो ये कॉस्ट प्राइस के 120% के बराबर है। तो जब आप मार्केट प्राइस के 80% में बेचते हो तो कॉस्ट प्राइस का 120% वैल्यू आपके पास आ जाती है, यानी कि 20% फायदा है। ठीक, आप कैसे भी करके इस क्वेश्चन को कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे हम बढ़ाएंगे, धीरे धीरे अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। ठीक है, आपने ये नहीं देखना कभी भी कि मॉक के अंदर अगर 30 क्वेश्चन है, मैं 30 के 30 क्वेश्चन को दी बेस्ट मेथड से करूंगा, कभी नहीं करोगे। एक टीचर भी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा टीचर? क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट है ना भाई। जब टाइम की कमी है तो मैं दी बेस्ट मेथड ढूंढने में, हर क्वेश्चन में टीचर जो हो सकता है 90% क्वेश्चन को दी बेस्ट मेथड से कर दे, बट बाकी के 10% क्वेश्चन को करने के लिए जो भी उसके दिमाग में पहला मेथड आएगा उससे कर देगा, ताकि वो हो जाए। हमें टाइम में क्वेश्चन करने, तो आपको ये टारगेट नहीं बनाना कि 30 के 30 क्वेश्चन को दी बेस्ट मेथड से करोगे, नहीं। 60 to 70% क्वेश्चन अगर दी बेस्ट मेथड से हो जाए तो बढ़िया है। उसके बाद हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो धीरे धीरे क्या होएगा, एक तो श्योरिटी हो जाएगी कि हर तरह की शिफ्ट के अंदर हम दी बेस्ट मेथड से कर देंगे इतने क्वेश्चन, और प्रैक्टिस बढ़ेगी तो जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन है चांसेस बढ़ेंगे कि हम उनको अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो हम चांसेस इंक्रीज कर रहे हैं। अपने ऊपर अनरियलिस्टिक प्रेशर मत डालो, रिलैक्स होकर मॉक को किया करो। ठीक, ओके जी। ये भी आप टेक्स्ट सॉल्यूशन जो है उससे इजीली कर लेंगे, तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। हाँ जी, इस क्वेश्चन के अंदर मैं आपको एक बढ़िया चीज़ सिखा सकता हूँ, मैक्सिमम स्टूडेंट को सीखने को मिल जाएगी। देखो, द एवरेज ऑफ 10 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज m। 10 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर हैं। व्हेन द नेक्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स आर आल्सो इंक्लूडेड इन द सीरीज, तो एवरेज 5 बढ़ जाएगी। 10 की आदि 5, ये मुझे सीधा पता है कि n माइनस एम इज 5, और ये रटने की जरूरत नहीं। आप अगर ये भूल भी गए तो तुरंत डिराइव करने का तरीका ही मैं आपको, देखो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मान लो आपके पास पहले 3 नेचुरल नंबर हैं, 1 2 3। अगर आप अगले 2 नेचुरल नंबर जोड़ दोगे तो पहले 3 नेचुरल नंबर की एवरेज क्या है? आप बोलोगे सर ये है एवरेज। पहले 3 नेचुरल नंबर की एवरेज क्या है? ये है। ठीक है, अगर आप अगले 2 जोड़ दोगे, आपने कितने जोड़े हैं? 2, तो 2 का हाफ कर दो, 1। एवरेज एक पोजीशन आगे सरक जाएगी। आपने अगले 2 जोड़े, तो अब एवरेज क्या है? बीच वाला होता है ना एवरेज, अब है 3, तो 1 बढ़ गई ना, 1 पोजीशन बढ़ गई ना एवरेज। ठीक है, ऐसे ही अगर आप अगले 20 जोड़ दोगे तो 20 का आधा है 2, सॉरी 20 डिवाइडेड बाई 2 10, तो एवरेज 10 बढ़ जाएगी पहले से। ठीक है, तो इसने अगले 10 नेचुरल नंबर जोड़ दिए, तो 10 डिवाइडेड बाई 2 एवरेज 5 बढ़ जाएगी। पहले एवरेज m थी, अब एवरेज n है। इसका मतलब n जो है दैट इज 5 बड़ा देन m। n माइनस m इज इक्वल टू 5। और उसने क्या बोला है? उसने बोला है n प्लस m इज इक्वल टू 32। तो आपको मैं ये बार बार बता चुका हूं कि बार बार ये सिचुएशन आएगी। दो चीज़ों का डिफरेंस दे रखा है, सम दे रखा है, तो माइनस के बाद वाला होगा इनका डिफरेंस बटे में 2, यानी कि 32 माइनस 5 27 बटे 2, और माइनस से पहले वाला होएगा इन दोनों का सम बटे 2, 32 और 5 37 बटे 2। उसने हमसे ये पूछा है 27 बटे 2, m की वैल्यू पूछी। हालांकि ये मेरे को लॉजिकल चीज़ नहीं लग रही। लॉजिकल क्यों नहीं लग रही? क्योंकि m की वैल्यू ऐसे फ्रैक्शन में आई है। पहले m नेचुरल नंबर्स का सम 10 था, तो वो एक इंटीजर होना चाहिए कि पहले 10 नेचुरल नंबर का 15 नेचुरल नंबर का, ऐसे। ठीक है, तो अगर ये m प्लस n मेरे को यहाँ पर ओड देते ना तो इंटीजर वैल्यू भी आ जाती। तो चलो कोई नहीं, आप कंसेप्ट समझ गए ना। ठीक है, अब एक और चीज़ समझो। जैसे मान लो अब आप ये चीज़ भूल जाओ, कई बार आप ये भूल जाओगे कि सर अगर अगले 10 नेचुरल नंबर उसने जोड़ दिए तो क्या बोलते हैं, एवरेज 10 बढ़ेगी, 5 बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी सर मुझे तो नहीं पता। तो ये एग्जाम्पल करके देख लो एग्जाम में कि पहले 3 नेचुरल नंबर की एवरेज है ये, अगर मैं अगले 2 जोड़ दूं तो बीच में हो गया ये, तो 2 जोड़ने पर 1 बढ़ गई, खत्म बात। आप अगले 4 जोड़ के देख लो, 4 जोड़ोगे तो 2 बढ़ जाएगी।
ठीक है, ऑन द स्पॉट तुरंत आप निकाल लोगे। तो ये नंबर में नहीं बढ़ रही। अगर यहीं पर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास 10 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स हैं और उनकी जो एवरेज है दैट इज मान लो m, और फिर मैंने ऐड कर दिए नेक्स्ट 6 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स इनके अंदर, ये ऐड कर दिए, तो नई एवरेज क्या होगी? तो मेरे भाई मैंने 6 ऐड किए हैं, तो 6 डिवाइडेड बाई 2, 3 पोजीशन आगे सरक जाएगी, 3 टर्म्स आगे सरक जाएगी। ये मान लो एवरेज जो है वो 3 टर्म्स आगे सरक जाएगी। जो इवन नंबर्स हैं, इवन नंबर्स के अंदर 2 का गैप होता है, तो 3 टर्म्स एवरेज आगे जाएगी, तो 3 इंटू 2, हर एक टर्म में 2 का गैप है, तो एवरेज 6 बढ़ेगी। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूं बिकॉज ये नेचुरल नंबर है, इनमें एक एक का गैप है। मैंने आपको बताया था कि एवरेज उसने 10 जोड़े तो 10 का आधा 2, एवरेज 5 टर्म्स आगे बढ़ जाएगी, लेकिन हर टर्म में तो एक का गैप है, तो 5 ही आगे बढ़ जाएगी। लेकिन वो कल को इवन नंबर दे दे, ऑड नंबर दे दे, तो ये जितने भी टर्म्स वो जोड़ रहा है उसको 2 से भाग कर दो, उतने टर्म्स आगे सरक जाएगी एवरेज। यानी कि पहले 10 कंजिक्यूटिव नंबर्स थे ये, एवरेज कहीं ना कहीं होगी, मुझे पता नहीं कहां पे होगी, इससे 3 टर्म्स आगे चली जाएगी। ये थी 1 2 3, तो हर एक बार 2 का जंप लगेगा ना भाई, तो पहले जो भी थी उससे 6 ज्यादा हो जाएगी। अगर यहीं पर मैं बोल दूं कि 9 के मल्टीपल, कि 50 मल्टीपल हैं 9 के, ठीक है, 9 के मल्टीपल्स हैं कंजिक्यूटिव, 50 मल्टीपल्स हैं, तो उनकी एवरेज जो है m है। और मैंने यहां पर 15 मल्टीपल, अगले 15 मल्टीपल भी ऐड कर दिए मैंने, तो बिकॉज मैंने 15 मल्टीपल ऐड कर दिए तो 15 बटे में 2, इतने टर्म्स बढ़ जाएगी एवरेज, जितने भी आप अगले मल्टीपल्स जोड़ोगे। लेकिन हर मल्टीपल, हर एक टर्म में कितने का जंप है? 9 के मल्टीपल है, तो 9 का जंप है भाई साहब। कितने का जंप है? 9 का जंप है एक टर्म में, तो एवरेज इतने टर्म्स बढ़ जाएगी। इतने टर्म्स में कितना होता है? एक टर्म में 9 का जंप आ रहा है, तो 15 निम्न 145 बटे 2, इतनी बढ़ जाएगी एवरेज पहले के कंपैरिजन में। ठीक है, समझ में आ गई बात? क्लियर है? अगर यहीं पर मैं आपको ये बोल दूं, मेरे पास, मैं इसको बहुत ज़्यादा चलो कॉम्प्लिकेट नहीं करूँगा, जस्ट एक चीज़ और बता दूं, अगर मेरे पास ऐसे मल्टीपल्स हैं 9 के, ठीक है, ये ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, अगर मैं यहां पर जोड़ रहा हूं 10 टर्म्स, अगले 10 9 के मल्टीपल, तो 10 बटे 2, एवरेज 5 टर्म्स बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये बड़े वाले जोड़ रहा हूं। लेकिन अगर आप पहले जोड़ दोगे, यहां पर आपने 10 टर्म जोड़ दिए, तो भैया ये तो एवरेज से छोटे होंगे ना, क्योंकि एवरेज तो बीच में होती है, बीच से छोटे हैं, तो एवरेज 10 बटे 2, एवरेज 5 टर्म्स कट जाएगी। अगर आपने 6 टर्म यहां पर जोड़ दिए तो 6 बटे 2, एवरेज 3 टर्म्स कट जाएगी। ठीक, क्लियर है? कैसा लगा? मजा आया? कुछ सीखने को मिला आपको? ठीक है, आगे बढ़ जाऊं मैं। ये भी आप इजीली कर लोगे टेक्स्ट सॉल्यूशन से, ये भी आप इजीली टेक्स्ट सॉल्यूशन से कर लोगे, बट मैं बता देता हूँ, मैं डैश लगा के आता हूँ जिसमें कुछ बताऊँ, ताकि हो सकता है किसी को डाउट हो जाए तो उसको समझ में आ जाए। ओके जी, तो इजी क्वेश्चन है, वैसे ही बता रहा हूँ, हो सकता है किसी को समझ में ना आया हो इस कारण से। तो इसने ये बताया कि सी पता है क्या करेगा? सी इज ए स्लीपिंग पार्टनर, यानी कि काम नहीं कर रहा, एक्टिव पार्टनर नहीं है, ठीक है, इन द बिजनेस, एंड हैज़ टू गिव हाफ ऑफ इट्स शेयर टू ए एंड बी विच इज डिवाइडेड बिटवीन ए एंड बी इक्वली। तो जो भी इसका शेयर है, इसका शेयर है 12, 12 में से आधा 6 इनको दे देगा, ये 6 इसके पास रह जाएगा, 6 इनको दे देगा, और 6 जो ये इनको देगा इसको ये इक्वली बांटेंगे। हो सकता है कल को क्वेश्चन में दे दे कि इसको 1:2 रेशियो में बांटेंगे या जो भी, तो आपको वैसे ही बांट देना है। तो इस 6 में से 3 इसके पास चला जाएगा, 3 इसके पास, तो 11, ये 5 और 3 8, 8 यूनिट इसका प्रॉफिट होगा और 6 यूनिट इसका प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट इस रेशियो में बटेगा। इजी क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं। बढ़ जाऊँ आगे? ठीक, तो इस क्वेश्चन को भी आप जैसे टेक्स्ट सॉल्यूशन में गिवन है वैसे कर सकते हो, लेकिन आपको एक मज़ेदार चीज़ में सिखाता हूँ। देखो, डायरेक्ट इनवर्स वेरिएशन से अपने पास एक फॉर्मूला होता है, m1d1h1 बटे में w1 इज इक्वल टू m2d2h2 बटे में w2।
उम्मीद कर रहा हूँ ये आपको पता होगा। टाइम एंड वर्क में बोल रहा हूँ, ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, इसको छोड़ो, टाइम एंड वर्क में बोल रहा हूँ। ठीक है, ये फॉर्मूला जो है ये टाइम एंड वर्क का फॉर्मूला नहीं है, ये फॉर्मूला है डायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशन का फॉर्मूला है। चीजें डायरेक्टली और इनवर्सली वेरी करती हैं। तो देखो कि कितने आदमी किसी काम को कितने दिनों में कर रहे हैं, रोज कितने घंटे काम कर रहे हैं, तो टोटल कितना काम करते हैं W1। तो कुछ आदमी कुछ दिनों में कुछ घंटे रोज काम करेंगे, तो W2 वर्क को इतने दिनों में कर देंगे। आप ये फॉर्मूला यूज कर रहे होगे टाइम एंड वर्क में, ये अज्यूम कर रहा हूँ, सिलेबस का पार्ट है ये। ठीक है, तो ऐसे ही देखो ये जो कितना काम करेंगे, यहाँ पर कितना काम होगा, ये किस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि कितने बंदे कर रहे हैं, कितने दिनों तक कर रहे हैं, कितने घंटों तक कर रहे हैं। तो इन सब का आउटपुट है ये, इन सब का क्या है, ये आउटपुट है। ठीक है, इन सब के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, एक तो इस अंडरस्टैंडिंग से बताऊंगा, एक मैं वैसे बता देता हूं। जैसे आप ये देखो, मान लो दो सिचुएशन है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे में 100। तो भैया 100 तो हर एक क्वेश्चन में 100 ही रहेगा, हर एक क्वेश्चन में पी आर और टी बदलेंगे। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ सिंपल इंटरेस्ट 100 तो कांस्टेंट है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी आर एन टी। प्रिंसिपल रेट और टाइम पर ये डायरेक्टली डिपेंड करता है, इनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट को इधर ले जाऊं एस आई, जब मैं सारे वेरिएबल को एक तरफ लेके जाता हूं तो डायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशन का फॉर्मूला बन जाता है। या फिर इसको इस अंडरस्टैंडिंग से समझ लो कि P1 R1 T1 बटे में सिंपल इंटरेस्ट 1। प्रिंसिपल कितना है, रेट कितना है, टाइम कितना है, उस पर डिपेंड करता है ब्याज कितना होगा। इन सब का आउटपुट है ये, या फिर इन सब के ऊपर आउटपुट तो याद करने के लिए बता रहा हूं, रियल मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग है कि इन सब के ऊपर डिपेंड करता है ये, इन सब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये। तो अगर वो आपको दो सिचुएशन बता दे, एक सिचुएशन में इतना प्रिंसिपल है, दोनों में रेट सेम है, इसमें इतना टाइम है, इसमें इतना सिंपल इंटरेस्ट आया, दूसरी सिचुएशन भी बताएगा, उसमें से एक चीज गायब कर देगा, तो आप ये अंडरस्टैंडिंग बड़े इजीली लगा लोगे। तो क्या मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये फॉर्मूला रटो P2 R2 T2? नहीं, ये तो शायद मैंने जिंदगी में पहली बार लिखा है फॉर्मूला ऐसे। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। तो जैसे मैं आपको जो डायरेक्ट और इनवर्स की अंडरस्टैंडिंग है, जब मैं आपको पढ़ाता हूँ, बेसिक बताता हूँ, तो मैं चीज़ों को इस तरीके से रिलेट करता हूँ कि आप हर जगह लगा पाओगे, उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जाती है, उसे रटाया नहीं जाता। ठीक है, ओके जी। तो अब करें इस क्वेश्चन को। तो उसने बताया 80 रुपये, तो ये तो प्रिंसिपल है, गुणा में P इंटू आर इंटू टी। तो उसने क्या बताया, 80 रुपये के 128 रुपये बन जाते हैं। तो यहाँ पर 128 मत लिखना, अच्छा 80 के 128 बने। नीचे मैंने क्या लिखा था, अगर आपको ध्यान हो, सिंपल इंटरेस्ट लिख रखा है। 128 में से 80, अमाउंट इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल, सिंपल इंटरेस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल। तो 128 में से 80 घटाओ 48, 48 लिखोगे। तो क्या उसने हमें रेट बताई, रेट तो बताई नहीं भाई। ठीक है जी, टाइम बताया 4 साल। दूसरी सिचुएशन बताई कि 100 रुपये कितने बनेंगे, तो यहाँ पर हमें रेट तो निकालनी नहीं पड़ी, टाइम है 3, रेट तो सेम ही है आर से आर कट जाएगा, मैं क्यों निकालूं। तो ये इसका सिंपल इंटरेस्ट, तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट आएगा अपने पास। तो वो ऐसे भी बोल सकता था कि यहाँ के कंपैरिजन में रेट डबल है, 1.5 गुना है, तो हम वो भी मैनेज कर लेते, हमें रेट निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है भाई, समझ में आ गया। तो 16 × 48, 16 × 5 = 80, 5 चौके 20, 5 तो अब ये सिंपल इंटरेस्ट इधर आ जाएगा, 3 इधर चला जाएगा, 3 3 5 45, तो सिंपल इंटरेस्ट अपना 45 हो गया। तो 100 रुपये के 145 बन जाएंगे। ठीक है, डिट्टो सेम अंडरस्टैंडिंग एक और जगह काम आती है, टाइम एंड डिस्टेंस में। ठीक है, बट कभी क्वेश्चन आएगा तो बताऊंगा मैं भी, अननेसेसरी टाइम क्या लगा। जहां पर भी डायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशन होगी, वहां पर ये अंडरस्टैंडिंग हमेशा काम आती है। तो टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में भी तो वो चीज़ें डायरेक्टली और इनवर्सली वेरी कर रही हैं। एरिया भी बेस और हाइट पर डायरेक्टली वेरी कर रहा है। तो जहां पर भी ये चीज़ें होंगी, अगर एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन दे, हम वहां पर वो अंडरस्टैंडिंग यूज कर सकते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग ब्रॉड करता रहूँगा। ए एंड बी टुगेदर बोरोड ए सम ऑफ 63,000 एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 25% पर एनम। ठीक है जी, compound interest in such a way that to settle the loan, A paid as much amount after 7 years as paid by B after 8 years from the day of borrowing। ये नहीं बताया क्या, एनुअली इंटरेस्ट रेट ऑफ 25% पर एनम, कंपाउंडेड एनुअली मान लो, उसके हिसाब से किया गया है इक्वेशन। ठीक है,
तो इसका मतलब क्या है 25% का, कि भाई 4 रुपये के ऊपर 1 रुपये ब्याज लग रहा है, यानी कि 4 रुपये के 5 रुपये बन जा रहे हैं। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि ए ने ए रुपये ब्याज लिया, तो 7 साल में इसका ब्याज कितना 7 साल में इसका अमाउंट कितना बन गया होगा। हर साल ये जो रुपए हैं 5/4 गुना हो रहे हैं, तो 7 साल में ये इतने हो गए। बी ने बी रुपए लिए थे, तो बी ने तो 8 साल तक, बी का तो हमने 8 साल का अमाउंट निकालना है, उसने अमाउंट इक्वल है ना, ए पेड एज मच अमाउंट आफ्टर 7 ईयर्स एज पेड बाय बी आफ्टर 8 ईयर्स। तो बी के जो रुपए हैं वो 8 साल तक 5/4 गुना करने पड़ेंगे, तब जाके 8 साल का अमाउंट मिलेगा। इनको इक्वेट करना है आपने। तो 5/4 यहाँ 7 बार है, यहाँ से 7 बार कट जाएगा, सिर्फ 1 बार रह जाएगा। तो a बाई बी इज इक्वल टू 5/4। बहुत बार आते हैं इस तरह के क्वेश्चन। ठीक, वो वैसा क्वेश्चन याद है, एक भाई 15 साल का है, एक भाई 13 साल का है, जब दोनों 20 साल के हो जाएंगे तो सेम अमाउंट हो जाएगा, उसी टाइप का। ठीक है, भैया 5 और 4 9, दोनों ने 9 रुपये लिए, तो 5 लिए ए ने और 4 लिए बी ने, तो 9 का 7 गुना है, 9 7 63, रियल वैल्यू 7 गुना है, तो वो पूछ रहा है ए का, तो 5 का 7 गुना, 5 7 35। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं, कर लोगे आप ये इजीली टेक्स्ट सॉल्यूशन से। चलो, अब तक ऐसा कोई मैंने बताया है, इजी शिफ्ट है, यानी कि कोई मार्क एंड रिव्यू करना हो, कोई स्किप करना हो जाएगा, हो जाएगा, ये भी हम कर ही लेंगे। सिलेबस कर रखा तो उस हिसाब से भाई डिसेंट स्टूडेंट के लिए भी हम कर लेंगे फर्स्ट राउंड में। ये आप मार्क एंड रिव्यू कर दोगे। अगर आपको ये लग रहा है कि यार इसमें तो सोचना पड़ रहा है, जब आप फर्स्ट राउंड में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हो, ये ठीक है, थोड़ा सा मुझे सोचना पड़ेगा, सिचुएशन क्या है बाद में देखूंगा, तो मार्क एंड रिव्यू करके आगे बढ़ जाओ, मार्क एंड रिव्यू करके आगे बढ़ जाओ। क्लियर है, आपके दिमाग में ये बात जा रही है? आगे बढ़ जाऊं? ठीक है, इजी क्वेश्चन है, हम कर लेंगे। और एक और बात, यहाँ पर शुगर 100 से 128 हो रही है, फिर वो बोल रहे हैं कंजप्शन कितनी कम करें कि खर्चा उतना ही रहे, तो आप देखोगे चीज़ को 28 कम करना है 128 पर, तो यहाँ पर 28/128। अगर आपको ऑप्शन अलाउ कर रहे हैं कि आप अप्रोक्सीमेशन से कर पाए तो कर लो, अदरवाइज ये कर लिया करो यार, 4 7 28, 4 3 12, 4 दूनी 7/32 से अंदाजा नहीं लग रहा, तो गुणा में 100 करो और चुपचाप निकाल लिया करो कि 32 दूनी 64, 8 बच गया, 32 दूनी 64, 32 3 96 पर तो जाएगा नहीं, 22 पॉइंट समथिंग ऐसे। क्लियर है? तो ये कैलकुलेशन करने से डरा मत करो। बच्चे ये सोचते हैं कि मैं तो बेसिक तरीके से क्यों कर दूं, पता नहीं कुछ जादू ही कर दूं। ये फर्स्ट राउंड में कर सकते हो, ये भी फर्स्ट राउंड में कर सकते हो। अगर आप रेट निकालोगे तो कोई नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा, बट आप कर सकते हो सिचुएशन को समझ के। लेकिन आपको लगे कि नहीं मुझे तो थोड़ा सोचना पड़ेगा, तो मार्क एंड रिव्यू कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन बाद में करने में कोई दिक्कत नहीं, बट फर्स्ट क्वेश्चन में फ्लो नहीं तोड़ना। ये भी कर सकते हो फर्स्ट राउंड में, ये भी इजीली कर सकते हो, देन ये भी आप इजीली कर सकते हो बाई टेक्स्ट सॉल्यूशन से, आप देखोगे इजीली आ जाएगा। ये भी अपोलोनियस थ्योरम इसमें लग रहा है, आपको याद होना चाहिए अपोलोनियस थ्योरम, बहुत बार क्वेश्चन आए हैं, हो जाएगा टेक्स्ट सॉल्यूशन से ही। ये भी टेक्स्ट सॉल्यूशन से हो जाएगा, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से हो रहा है। ये भी टेक्स्ट सॉल्यूशन में बढ़िया सॉल्यूशन दिया है। तो अब तक कोई ऐसा क्वेश्चन है क्या जिसे हम छोड़ देंगे फर्स्ट राउंड में? अब तक तो नहीं है। अगर मैंने किसी क्वेश्चन को बोला कि फर्स्ट राउंड में हो जाएगा बट आपने छोड़ दिया था तो कोई दिक्कत नहीं है, बट मैंने बोला कि इसको छोड़ना है और आप कर रहे हो तो दिक्कत है। फर्स्ट राउंड में कम क्वेश्चन कर लो, बट अननेसेसरी ज़्यादा नहीं करने, ठीक है? अब इसका मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन छोड़ते ही भागने लगे, प्रिज्म भाग गया है, फिर ये पढ़ा द डायगोनल भाग गया, ऐसे भी नहीं करना है। करने वाला स्किप करने में दिक्कत नहीं है, समझना है क्वेश्चन को, करने के लिए जा रहे हो ना वहाँ पर, ठीक है? ये भी कर लोगे इजीली। बस यहाँ पर एक सिली मिस्टेक हो सकती है, कई बच्चे प्रिज्म और पिरामिड में, प्रिज्म और पिरामिड आए तो थोड़ा कॉन्शियस रहा करो, प्रिज्म है कि पिरामिड, 1/3 ना लिख दो पिरामिड के कारण, ठीक। ये भी इजी क्वेश्चन है बट मैं किसी रीजन की वजह से करवा रहा हूँ। देखो नंबर 1, जैसे ही मुझे 54 दिखा तो ये मुझे दिख रहा है 27 दूनी 54। जैसे ये 0 दिखती है, 0 का मतलब होता है 10, इसके अंदर एक 0 के अंदर एक 2 और एक 5 होता है, ठीक है? तो 1 2 यहाँ पर है और यहाँ पर 3 0 है, तो 3 2 यहाँ पर है, तो 2 की पावर 4 और 27 होता है 3 की पावर 3, और हर 0 में एक तो 2 था एक 5 था, तो 3 5 है, 5 की पावर 3।
तो कई बार बच्चे यहीं से मेंटली एक जोड़ के करने लग जाते हैं। कोई मुश्किल काम नहीं है, बट मैं पर्सनली बोलूंगा कि 4 में 1 जोड़ा 5, 3 और 1 4, 3 और 1 4, 4 चौके 16, 5 80, ऐसे करो। इस चीज को लिखो, यहाँ पर सिली मिस्टेक होने के चांसेस है। तो ये नहीं बोल रहा है बहुत मुश्किल है, मुश्किल कहाँ है, मेंटली हम एक एक जोड़ के कर सकते हैं, बट लिख लिया करो प्लीज, ठीक है। ये भी इजीली डुएबल है भाई, ये भी इजीली डुएबल है, आप टेक्स्ट सॉल्यूशन से कर सकते हो। 3 बार ये है, टोटल 9 लेटर हैं, 3/9, 1/3 उत्तर, ठीक है जी। ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो जैसे मान लो ये क्वेश्चन आए, आप इसको मार्क एंड रिव्यू करके कि भाई फिलहाल मुझे सोचना पड़ेगा और आगे बढ़ गए तो कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे हम बात अगले राउंड में। 3 डाइसेस आर रोल्ड आउट, तो पहले मैं आपको वो सॉल्यूशन समझाऊंगा जो टेक्स्ट सॉल्यूशन है, फिर एक और अप्रोच दूंगा। देखो 3 डाइस रोल कर दी इन्होंने और 3 कॉइन टॉस कर दिए, ठीक है जी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेम नंबर ऑन ईच डाइस एंड एग्जैक्टली 1 हेड ऑन दी कॉइन्स, ठीक है। तो अगर आप 3 डाइस फेंकते हो, डाइस 1, डाइस 2, डाइस 3, इस डाइस के 6 आउटकम पॉसिबल हैं, इसके 6, इसके 6, तो टोटल आउटकम पॉसिबल है 216। हमें क्या चाहिए, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बटे में टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ठीक। अब फेवरेबल आउटकम, तो फेवरेबल आउटकम है कि तीनों डाइस पर सेम नंबर आए, तो तीनों डाइस पर 1 आ जाए अपने फेवर में है ये वाला, तीनों डाइस पे 2 आ जाए अपने फेवर में है, तीनों डाइस पर 3 आ जाए अपने फेवर में है। तो कितने आउटकम है जो अपने फेवर में है, तीनों पर 4 आ जाए, तीनों पर 5, तीनों पर 6, तो 6 आउटकम है अपने फेवर में। और तरह तरह के आउटकम होंगे, 1 2 1 1 2 3 1 2 4 1 2 5, पता नहीं तरह तरह के होंगे, लेकिन हमारे टोटल 216 होंगे, लेकिन हमारे फेवर में 6 है, तो 6 हमारे फेवर में है, 216 टोटल है। तो ये प्रोबेबिलिटी है कि तीनों डाइस पर सेम नंबर आए, ओके। उसने बोला है क्या प्रोबेबिलिटी है, गेटिंग सेम नंबर ऑन ईच डाइस एंड, और इन 2 कामों की प्रोबेबिलिटी पूछ रखी है, तो गुणा में एग्जैक्टली 1 हेड ऑन दी कॉइन्स, कॉइन्स पर एग्जैक्टली 1 हेड आए। तो 3 कॉइन टॉस किए हैं, तो मैंने आपको क्या बता रखा है, जब वो 3 कॉइन टॉस करे एटलीस्ट ये तो आपको पता ही होना चाहिए क्या। देखो यहाँ पर तीनों हेड आ गए, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं 2 हेड कर रहा हूँ, यानी कि 1 टेल, तो टेल को मैंने पहले पर लिखा, अब टेल को मैंने दूसरे पर लिखा, अब टेल को मैंने तीसरे पर लिखा, मैंने 1 टेल कर दिया। अब मैं 2 टेल कर रहा हूँ, यानी कि हेड 1 हो जाएगा, हेड को मैंने पहले पर लिखा, टेल बाकी, हेड को मैंने दूसरे पर लिखा, बाकी टेल, हेड को मैंने तीसरे पर लिखा, बाकी टेल। अब मैं तीनों टेल कर रहा हूँ, तो टेल टेल टेल, तो तीनों हेड आए ऐसा एक इवेंट है, तीनों टेल आए ऐसा एक इवेंट है। सिंगल हेड आए तो हेड पहले पर आ जाएगा, दूसरे पर आ जाएगा, 3 पर आ जाएगा, ऐसे 3 इवेंट है जिनमें 1 हेड और 2 टेल हैं। ऐसा इवेंट जिनमें 2 हेड और 1 टेल है, ऐसे भी 3 है, तो 3 3 6 और 2 8 टोटल आउटकम है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि 3 कॉइन है, बार बार क्वेश्चन आ रहा है, तो एटलीस्ट इतनी अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। वो बोल रहा है कि एग्जैक्टली 1 हेड आए एंड एग्जैक्टली 1 हेड, तो मुझे पता है भाई एग्जैक्टली 1 हेड आएगा तो या तो वो पहले पर आ जाएगा बाकी टेल, या वो दूसरे पर आ जाएगा बाकी टेल, या वो तीसरे पर आ जाएगा बाकी टेल। 3 है मेरे फेवर में, ये एग्जैक्टली 1 हेड वाली है, और टोटल आउटकम 8 है। मैं ये नहीं बोल रहा आपको ये रटा हुआ ही होना चाहिए, बट अगर आपको ये याद है, रटा हुआ है, तो बढ़िया बात है। 4 कॉइन का याद करने के लिए मैं नहीं बोल रहा, 3 तक तो इतनी अंडरस्टैंडिंग आपको हो, ठीक है। नहीं भी होगी तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। तो एक तो ये तरीका हो गया अपना, ठीक है भाई। टोटल 8 आउटकम है, 3 कॉइन फेंकोगे तो 3 अपने फेवर में है, इसको सोल्व करोगे 1/96 है। अब मैं बता रहा हूं आपको तरीका नंबर 2, ठीक है जी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेम नंबर ऑन ईच डाइस। अब मैं आपको बताऊंगा कि मैंने पहली डाइस फेंकी, मैंने दूसरी डाइस फेंकी, मैं एक एक डाइस का लिखूंगा, मैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम वगैरह में लिखूंगा ही नहीं। तो मैंने पहली डाइस फेंकी तो उसके ऊपर क्या आना चाहिए, अपने फेवर में क्या है बताओ। चाहे कुछ भी आ जाए, अपने फेवर में तो सब है। अपना फेवरेबल आउटकम है कि तीनों डाइस पर सेम आना चाहिए, तीनों पर 1 आना चाहिए ऐसा तो नहीं, तीनों पर 2 आना चाहिए ऐसा तो नहीं, कुछ भी आ जाए। तो पहली डाइस फेंक रहे हो तो हमारे फेवर का इवेंट हो, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो 6 में से 6 के 6 आ जाए, हमें तो फर्क नहीं पड़ता, इन 6 में से कोई भी एक नंबर आ जाए। लेकिन जब दूसरी डाइस में फेंकूं तो जो पहली डाइस पर नंबर आया है वही आना चाहिए। अब
यानी कि 6 में से वही, मान लो इस डाइस के ऊपर 2 आया है तो अब 2 ही आना चाहिए, यानी कि एक ही आउटकम अपने फेवर में। दूसरी डाइस फेंकूंगा तो हमारे फेवर में इसका आउटकम तभी होएगा जब इसके ऊपर वो नंबर आएगा जो पहली डाइस फेंकने पर आया है। पहली डाइस फेंकने पर क्या आया मुझे नहीं पता, बट कोई एक ही नंबर आया है, कोई एक 6 में से, इतना तो हमसे हो रहा है, 2 नंबर तो आ नहीं सकते, तो कोई एक नंबर आया है, तो दूसरी डाइस पर वही एक आना चाहिए, तो 1 आउट ऑफ 6। तीसरी डाइस पर भी वही नंबर आना चाहिए, तो 1 आउट ऑफ 6। तो ये तो सारी डाइस की प्रोबेबिलिटी होगी। अब कॉइन 1, कॉइन 2, कॉइन 3, आपको पता है एक कॉइन पर हेड आए, ऐसे मैंने लिख दिया हेड टेल टेल, इसके ऊपर हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल की प्रोबेबिलिटी 1/2, ठीक है। लेकिन मैंने ये तो नहीं बोला ना, एग्जामिनर ने ये तो नहीं बोला ना कि हेड पहले पर ही आना चाहिए। हेड पहले पर भी आ सकता है, दूसरे पर भी आ सकता है, तीसरे पर भी आ सकता है। मैं सिर्फ यहीं पर रुक गया तो ये उत्तर हो जाएगा कि पहले पर हेड आए, बाकी 2 पर टेल आए, ठीक है। तो अब मुझे इनकी अरेंजमेंट्स भी देखनी है। तो हेड टोटल 1 2 3 जगह पर आ सकता है, तो डायरेक्टली इंटू 3 कर दो, या फिर 1 2 3 3 जगह में से एक जगह छाटनी है हेड के लिए, 3C1। तो ये हो जाएगा भाई साहब, तो 3C1 होता है 3, तो यहीं पर काट दो, 6 से 6 गया, 3 से गया 2 पर, 2 2 2 2, 16 छिक्के 96, 1/96, ठीक, क्लियर है। बढ़ जाऊं आगे। नेक्स्ट, ये इक्वेशन आप इजीली कर सकते हो, हमने मीडियन निकालनी है, ठीक है। मीडियन में करना क्या होता है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, और उसके बाद हमने बीच वाला नंबर बताना है। लेकिन ये करने का मैं आपको एक तरीका बताऊंगा, हो सकता है आप उससे गंदे तरीके से कर रहे हो। जैसे ही आपको एग्जाम में ऐसे नंबर्स मिले, ताकि हम सिली मिस्टेक ना करें और हम श्योर हो पाए, इस कारण आप सीधा वहां से अपनी नोटबुक के ऊपर नंबर उतारेंगे, क्योंकि वहां पर आपको पेपर मिलने वाला है। मैं आपको जो भी मेथड बताता हूँ वो मैं ऐसा बताता हूँ, इस तरीके से बताता हूँ कि वहां पर जो कंडीशंस होंगी उन कंडीशंस में वो लगे, ठीक है। क्लियर है भाई? ओके। तो अब देखो, अब मैं क्या करूंगा, सबसे छोटा यहाँ पर क्या है 1, इसको मैं काट के पहली पोजीशन दे दी मैंने। अब 1 से बड़ा यहाँ पर क्या है, हमें दिख ही रहा है 2, तो ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। ये मत बोलना कि ये भी 2 है ये भी 2 है, पोजीशन ऐसे ही दी जाएंगी, दूसरा तीसरा, किसी को आगे किसी 2 को पीछे तो लिखोगे ही ना, दूसरा तीसरा चौथा, और कोई 2 है क्या? नहीं है। अब 2 के बाद बड़ा है 3, तो चौथे के बाद 5वां, और कोई 3 है क्या? नहीं है। 3 के बाद है 4, तो छठा, 7वां, 8वां, 4 के बाद है 5, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 5 के बाद है 6, शायद 6, 13वां, फिर है 7, कोई और 6 है नहीं, 14वां नंबर है ये। 7 के बाद है 9, ये 15वां नंबर है। तो आपको पता लगे 15 नंबर है, सारे कट गए, हाँ जी, तो आप श्योर हो गए कोई भी छूटा नहीं। तो अगर 15 नंबर हैं तो 15 + 1/2, यानी कि 8th नंबर। तो आपने पोजीशन ही तो लिखी है, 8th पे क्या है 4, आंसर इज 4। ना तो इससे सिली मिस्टेक होगी, ना आपके दिमाग पर कोई बर्डन पड़ेगा क्योंकि इजी है, और ना ही इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। ये फर्स्ट है, आप दूसरे मेथड से कंपेयर करके देख लेना, मैं कॉम्बिनेशन ही आपको बताता हूँ, ठीक है। जब ये सारी खासियत होंगी, एक बैलेंस्ड रहेगी कि चीज़ में टाइम भी कम लग रहा है, ईजी भी है, कुछ चीज़ें सिली मिस्टेक भी नहीं हो रही, मतलब दिमाग पर जोर डालने की जरूरत नहीं है, ऐसे हम करेंगे। क्लियर है भाई? आगे बढ़ जाऊँ। नेक्स्ट जी, मोड, इसका एक फॉर्मूला होता है सिंपली, बट फिर भी मैं जब भी एक क्वेश्चन आता है आपको मैं बताता ही हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। देखो, तो मोड सबसे पहले वो नंबर होता है जो सबसे ज़्यादा बार आया, ठीक है। तो एक बार इस डेटा को समझते हैं। हम ऐसे मान लेते हैं कि एक स्कूल के अंदर 0 से, हमने एक स्कूल के बच्चों को, स्कूल या फिर जो भी है, एक मॉल की दुकान के अंदर कुछ लोग खड़े हैं, तो वहाँ पर जितने भी लोग हैं उनको हमने ऐसे अरेंज किया है कि 0 से 10 वजन वाले, 0 से 10 उम्र वाले कितने बंदे हैं? 5 है। 0 से 10, 10 से 20 उम्र वाले 6 हैं, 20 से 30 उम्र वाले 9 हैं, 30 से 40 उम्र वाले 12 हैं, 40 से 50 उम्र वाले 10 हैं। तो सबसे ज़्यादा नंबर कौन सी क्लास में है? 30 से 40 की उम्र वाली में सबसे ज़्यादा नंबर है। तो इसको हम बोलते हैं मॉडल क्लास।
तो हमारा मोड होता है कि मॉडल क्लास। अब देखो मोड का क्या मतलब होता है, मोड का मतलब होता है कि कौन सी चीज सबसे ज्यादा बार आई, यानी कि कौन सी उम्र के सबसे ज्यादा बंदे हैं। अब 30 उम्र के सबसे ज्यादा हैं या 40 के मुझे नहीं पता, बट 30 से 40 की उम्र के बीच में सबसे ज्यादा लोग आए, तो इसी के बीच में वो उम्र है जिसके सबसे ज्यादा लोग हैं, यानी कि वो उम्र 30 प्लस समथिंग है। तो मोड का फॉर्मूला है लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास प्लस समथिंग, ठीक है, 30 प्लस समथिंग। अब अगर मैं 30 में, मेरी बात ध्यान से सुनो, इस क्लास की हाइट है 10, अगर मैं 30 में 10 जोड़ दूंगा, अब मुझे इतना तो पता ना है, देखो ये सारे लोग 30 उम्र के नहीं है, ये सारे लोग 40 उम्र के नहीं है, कोई 30 का, कोई 31 का, कोई 32 का, ऐसे कुछ है, ऐसे 12 लोग है टोटल। तो अगर मैं 30 में 10 से ज्यादा जोड़ दूंगा, तो 30 में अगर मैंने 12 जोड़ा तो 42 उम्र, तो यहां पर आ जाएगा मामला। लेकिन मोड तो यहीं पर है, जो हमारा उत्तर वो तो यहीं पर है, 30 और 40 के बीच में है, यानी कि ये नहीं हो सकता, 30 और 40 के बीच में है। यानी कि 30 के अंदर पूरा 10 नहीं जोड़ना, पूरा 10 जोड़ दोगे तो यार 40 हो जाएगा, 10 का कुछ फ्रैक्शन जोड़ना है, जो क्लास की हाइट है उसका कुछ फ्रैक्शन जोड़ना है। सर कितना फ्रैक्शन जोड़ना है, देखो पिछले वाले की फ्रीक्वेंसी से डिफरेंस निकालो 3, अगले वाले की फ्रीक्वेंसी से डिफरेंस निकालो 12 माइनस 9 3, 12 माइनस 10 2, तो पिछले वाले से जो डिफरेंस था 3 बटे में दोनों का जो सम है 5, ये वाली फ्रैक्शन लेनी है। पिछले का डिफरेंस बटे में दोनों का डिफरेंस, पिछले का डिफरेंस बटे में पिछले प्लस अगले का डिफरेंस, ये बताता है हमें फ्रैक्शन की क्लास हाइट की कितनी फ्रैक्शन लेनी है। 3 दूनी 6 36 इज द आंसर। तो जो आपने फॉर्मूला कर रखा है, अजीब सा कर रखा, अगर मेरे से नहीं किया है उसको भले ही भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं। इसको थोड़ा मैथमेटिकली लिख दूं कि लोअर लिमिट ऑफ द क्लास प्लस में मॉडल क्लास की लोअर लिमिट प्लस में हाइट ऑफ द क्लास इनटू में यहाँ पर एक फ्रैक्शन होती है, फ्रैक्शन पता लगती है डिफरेंस विद द पिछली क्लास फ्रीक्वेंसी का, बटे में डिफरेंस विद द पिछली क्लास प्लस डिफरेंस विद द नेक्स्ट क्लास, प्रीवियस लिख लो, डिफरेंस विद द प्रीवियस क्लास प्लस डिफरेंस विद द नेक्स्ट क्लास। बढ़ जाऊँ मैं आगे, इजीली डूएबल है भाई, डूएबल है इजीली, टेक्स्ट सॉल्यूशन से ही ये भी इजीली डूएबल है, ये भी डूएबल है, काफ़ी इजी शिफ्ट थी है, ठीक। ये मैं आपको बता देता हूँ, देखो एक तो आप उस तरीके से कर सकते हो जैसे टेक्स्ट सॉल्यूशन के अंदर गिवन है, ठीक है। इन्होंने बोला द वैल्यू ऑफ साइन 18 डिग्री इज गिवन एज दिस। तो पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि 18 डिग्री 36 डिग्री 54 डिग्री इसके बारे में क्यों बात करते हैं, ये मतलब ये जो भी क्वेश्चन सेट करते हैं ये लोग, ये इसलिए सेट करते हैं क्योंकि 90 डिग्री बटे में 5 इज इक्वल टू 18 डिग्री, इसीलिए ये बात करते हैं, उसके ऊपर ये अपने फॉर्मूले लगा देते हैं। तो 18 डिग्री, अगर मैं थीटा को 18 डिग्री मान लूंगा तो 2 थीटा हो जाएगा 36, तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा के अगर मुझे साइन 18 डिग्री की वैल्यू पता है तो मैं निकाल लूंगा ये चीज़। तो 3 थीटा मैं 18 थी 54 डिग्री का भी निकाल लूंगा, ठीक है, मैं 4 थीटा भी निकाल लूंगा, ठीक है, मैं 5 थीटा तो 90 डिग्री होता ही है, ठीक है। ओके जी, अब मैं आपको एक और बात बताऊं, अगर उसने हमसे पूछा है साइन, अगर मैं थीटा को मान लूँ 18, तो उसने हमसे पूछा है साइन 3 थीटा, तो मैं साइन 3 थीटा का फॉर्मूला लगा सकता हूँ, मैं क्यों काम का लगाऊं जब मुझे इतना पता है कि देखो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला मुश्किल है, किससे, साइन 2 थीटा के फॉर्मूले से। मैं इस साइन 54 को बदल लूंगा, साइन को अगर मैं कोस में बदलूंगा तो ये बन जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू कोस 90 माइनस थीटा, यानी कि कोस 90 माइनस 54, यानी कि कोस 36 डिग्री साइन 54। अगर वो कल को आप इनमें से कुछ पूछे, वो यही पूछेगा, ठीक है, फिर आपने करना है क्या, आपने 54 डिग्री से डील ही नहीं करना है। उसने साइन 54 पूछा तो हम कोस 36 निकाल लेंगे, उसने कोस 36 पूछा, कोस 54 पूछा तो हम साइन 36 निकाल लेंगे, उसने सीकेंट 54 पूछा तो मैं कोसिकेंट 36 निकाल लूंगा, मैं निकालूंगा 2 थीटा वाला ही, ठीक है। तो साइन 54 इज इक्वल टू कोस 36, तो मैं कोस 36 निकाल लेता हूँ, को थीटा इज इक्वल टू 18 डिग्री, कोस 2 थीटा निकालना है, कोस 2 थीटा के तो बहुत सारे फॉर्मूले हैं, कोस 2 थीटा हैज मैनी मैनी फॉर्मूला, पता है ना। ये सारे आपको याद होने चाहिए, इनमें से आपका दिल करे उसके साथ पुट करके निकाल लो। तो अगर मैं बात करूं, एक और होता है टेन वाला, जैसे उसको मैं रट के नहीं रखता, अभी रियलाइज करूंगा।
तो अगर मैं उसको 2 थीटा कर दूं, अगर अपने पास है 1 + tan स्क्वायर, तो ये होता है कोस, होता है हाइपोटेन्यूज, तो ये 1 + tan स्क्वायर होएगा। ठीक है, tan का पता है ना मुझे कि tan 2 थीटा इज को tan 2 थीटा, हाँ 2 tan थीटा थे 1 - tan स्क्वायर। ये क्या अंडरस्टैंडिंग है, मैंने अलग वीडियो में किसी न किसी में आपको बताई होगी, ठीक, या फिर मैं आपको बता ही देता हूँ। देखो tan 2 थीटा, ये आपको पता है tan 2 थीटा हो जाएगा tan थीटा प्लस थीटा। मैंने अपने दिमाग में किया क्या है, tan 2 थीटा का फॉर्मूला जो है रटने की जरूरत नहीं है, बिकॉज tan थीटा प्लस थीटा, tan थीटा प्लस tan थीटा, ये डायरेक्टली ऐसे याद है कि 2 tan थीटा प्लस 1 - tan स्क्वायर थीटा। तो ये है अपना प्रिंसिपल, ये है अपना बेस। अब मुझे इतना पता है कि आपको एक चीज मैंने बता रखी होगी, ये है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, इन दोनों में से एक होएगा 2ab और एक होएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर या फिर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है पाइथागोरियन ट्रिपलेट का। कई बार वो b या a की जगह 1 रख देता है, जैसे इसी को मैं ऐसे करूं कि 1 + tan स्क्वायर, a की जगह 1 रख दिया, b की जगह 10 रख दिया। तो उसने क्या बता रखा है, अगर ये एंगल 2 थीटा है तो उसने परपेंडिकुलर बटे में बेस बता रखा है, तो परपेंडिकुलर है 2 × 1 × tan थीटा 2ab और बेस है 1 स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो हाइपोटेन्यूज हमेशा क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 + tan स्क्वायर थीटा। ये मैं एक स्पेसिफिक स्पीड पे बता रहा हूँ ताकि उन्हीं बच्चों को समझ में आए जो पढ़ रहे हैं। किसी ने सिलेबस किया नहीं और टीयर 2 के मॉक की डिस्कशन देख रहा है, तो ये मैं अज्यूम नहीं कर रहा कि भाई क्यों देख रहा है, तो है ना, ठीक है। तो मैं जस्ट क्या कर रहा था मनी मन में कि tan 2 थीटा p/b हो गया, तो हाइपोटेन्यूज मुझे पता है, cos 2 थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो वो तो 1 + tan स्क्वायर आएगा। अगर परपेंडिकुलर 2 tan स्क्वायर थीटा 2 tan थीटा है, तो इसका मतलब बच एक ही गया 1 - tan स्क्वायर थीटा। अगर आपको sin 2 थीटा भी निकालना हो तो sin 2 थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज 1 + tan स्क्वायर थीटा और परपेंडिकुलर वो तो साइन से ही tan से ही मिल जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस है परपेंडिकुलर 2 tan थीटा। ठीक है, क्लियर है। तो मेरे पास sin 18 की वैल्यू पड़ी है, तो आप क्या करोगे, cos 2 थीटा की वैल्यू निकाल लोगे 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा से। निकाल के दिखा दूं, sin 18 = √5 - 1/4। मुझे निकालना है cos 2 थीटा, यानी कि 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा = 1 - 2 इसका स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, 5 और 1 6 - 2 √5 बटे में 4 का स्क्वायर 16, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 3 6 और ये 2 काट दिया, ठीक है। 4 एकम 4 माइनस का 3 माइनस माइनस प्लस का √5 बटे में 4, ये आ गया √5 + 1 बटे में 4। ठीक है, क्लियर है। सारा एफर्ट वैल्यू एडिशन पर हो रहा है आपके, कुछ भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ताकि चीज़ें इंप्रूव हो सकें। कर लोगे आप, ये इजीली डुएबल है टेक्स्ट सॉल्यूशन से, ये भी इजीली डुएबल है टेक्स्ट सॉल्यूशन से, घिसे पिटे क्वेश्चन है, ठीक, ये भी इजीली आप कर लोगे भाई। मैंने ये बता देता हूँ, B purchased 15 kg of apples at the rate of ₹180 per kg from a wholesaler who uses a weight 900 ग्राम for 1 kg। उसने एक बंदे से खरीदा, वो वेट के अंदर कुछ गड़बड़ी कर रहा है, ठीक है। फिर इसने बेचा वो एप्पल, ठीक है, और इसने भी वेट के अंदर कुछ गड़बड़ी करी, ठीक है। तो बताओ क्या % का फायदा और नुकसान होएगा, ठीक है। तो मैं आपको ये बोलूँगा कि ये जो आदमी है बी फॉर बेईमान, ठीक है, क्योंकि ये बेईमानी कर रहा है, ठीक है। तो ये जो आदमी बी है, मैं इसके कॉस्ट प्राइस और इसके सेलिंग प्राइस को क्या करूँगा, उनका रेशियो निकालूंगा, उनको कंपेयर करूँगा। अगर मुझे इनका रेशियो मिल जाए तो मैं फ़ायदा और नुकसान बता दूंगा, ठीक है जी। तो पहले इसके कॉस्ट प्राइस पर फोकस करते हैं। तो जो इसका कॉस्ट प्राइस है, इसको 180 रुपीज़ पर केजी में पड़ जाता, लेकिन क्या पड़ा नहीं, 180 इंटू समथिंग पड़ा है, क्योंकि 180 रुपीज़ पर केजी में पड़ता, दूसरे बंदे ने कुछ गड़बड़ कर दी। तो जो दूसरे बंदे का सेलिंग प्राइस है, उस बंदे ने बेचा उतने में ही इसने खरीदा, तो मैं उस बंदे का सेलिंग प्राइस निकाल रहा हूं। आप जब खुद बेईमान दुकानदार बनते हो तो इजी रहता है चीजों को देखना। तो वो वाला बंदा बन जाओ जिससे इसने खरीदा, आप हो वो वाले बंदे। आपने बेईमानी करी है, आपने 180 रुपये पर केजी के हिसाब से बेचा है
और आपने वेट में ये गड़बड़ करी है। तो आप सिंपली हमेशा ये देखा करो, देखो प्रॉफिट और लॉस की अगर आपने फ्रैक्शन निकालनी है तो ये हमेशा होती है एसपी बटे सीपी, कितने में खरीदा और कितने में बेचा, हमेशा एसपी ऊपर आता है, ठीक है। तो मैं यहां पर लिखूंगा एसपी बटे में सीपी। ओके जी। तो मुझे एक बात बताओ, आप हो ये बेईमान बंदे, तो सीपी क्या होता है, जो जितने का हमें चीज पड़ी, और एसपी क्या होता है, जितने की हमने बेची, जितने हमारे पास रुपए आए। तो आपने जो वजन यूज किया वो वजन यूज किया 900 ग्राम का, ठीक है, लेकिन क्या आप सामने वाले को बताओगे 900 ग्राम का यूज किया है? नहीं, फिर वो वही वजन उठा के आपके माथे में मारेगा, है ना। 100 ग्राम कम लगेगा आपको चोट, कम वजन यूज कर रहे हो, ठीक है। तो आपने कम वजन यूज किया तो उसको बताओगे नहीं कि मैंने कम यूज किया, फिर तो कम वजन यूज करने का पॉइंट ही फेल हो गया। तो आप उसको तो यही बोलोगे ना कि भाई 1000 ग्राम का है, तो आप रुपए कितने के लोगे? 1000 ग्राम के। जो वजन आप शो कर रहे हो कि भाई इतने आए, देख ले लिखा हुआ तो 1000 ही है उस पर, आप उतने के रुपए लेते हो, तो सेलिंग प्राइस क्या है? 1000। आपने रुपए लिए कितने के? 1000 के। और आपकी जेब से माल कितने का गया? 900 ग्राम का। 900 ग्राम की चीज तो दे ही रहे हो, पीछे से 900 ग्राम चीज तो खरीद के ही लाए हो। तो उस बंदे का सेलिंग प्राइस ये है। अब आप ये वाला बंदा बन जाओ कुछ देर के लिए। एक्चुअल में प्राइस होना था 120, लेकिन आपने क्या किया, आपने ये किया कि बंदे को दिखाया तो 1000 ग्राम, कि देख भाई 1000 ग्राम, अरे देख ले रुपए दे 1000 ग्राम के। लेकिन जो चीज आपने दी उसके ऊपर आपका खर्चा कितना आया? वो एक्चुअल में थी कितनी? 750 की। आपका खर्चा तो 750 ही आया। कॉस्ट प्राइस को क्या डिनोट करता है? तो जो वजन आप शो करते हो उतने के आप रुपए लेते हो, वो सेलिंग प्राइस को डिनोट करता है। और जो वजन आप एक्चुअल में यूज करते हो उतना आपका रियल में खर्चा है, उतना ही खरीदा आपने पीछे से, वो कॉस्ट प्राइस को डिनोट करता है। अब मैं सिंपली इनको कंपेयर कर लूंगा। ठीक है भाई, क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं, आपको एक और बात बता दूं, हो सकता है ये क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगाओ, अभी इजी लगेगा। एक छोटी सी बात बताऊंगा, अभी इजी लगेगा। अगर मैं क्वेश्चन सिर्फ इतना दे दूं कि एक बंदा 900 ग्राम वजन यूज कर रहा है 1 केजी की जगह, तो बताओ उसका प्रॉफिट या लॉस परसेंट कितना होगा? सिर्फ इतना क्वेश्चन है, 900 ग्राम वजन यूज कर रहा है 1 केजी की जगह। तो आप ऐसे ही करते हो ना कि अच्छा 900 ग्राम यूज कर रहा है, जो यूज कर रहा है वो नीचे और जो शो कर रहा है ऊपर। रुपए तो ले रहा है 1000 ग्राम के, क्योंकि शो कर रहा है 1000 ग्राम, और खर्चा उसका कॉस्ट प्राइस है 900। तो अगर आपको प्रॉफिट या लॉस परसेंट बताना है तो यही फ्रैक्शन यूज करते हो ना, तो बस मैंने उसी फ्रैक्शन को यूज किया है। अब की बार मैं परसेंटेज में प्रॉफिट लॉस नहीं बता रहा, वही गुणा वाला इंपैक्ट मैं रेट पर देख रहा हूं, बस नया नहीं किया मैंने कुछ। समझ गए भाई? कर दें अब काम? चलो 1000 से 1000 गया, वैसे इसको 4/3 कर लेता हूँ, चलो ठीक। 18 5 90, 5 6 जाएगा 15 पर, ठीक है। ये कितना हो गया? 3 चौके 12, 3 5 15। इस 5 को इधर ले आऊँ, ये नीचे है, इस 5 को मैं इधर ले आया ऊपर। कॉस्ट प्राइस 5 है तो सेलिंग प्राइस 4 है। एक का नुकसान हो गया भाई को 5 पर, कॉस्ट प्राइस पर 20% का नुकसान हो रहा है। ठीक, क्लियर? ओके जी। अभी आपने कोई भी मॉक टेस्ट दो तो आपने ऐसे एनालाइज करना है। एक बार बता देता हूँ कि आपके जो 30 क्वेश्चन है आपने क्या करना है, उनकी कैटेगरी बनानी है। कैसे कैटेगरी बनानी है मैं आपकी मैथ की बता देता हूँ, लगभग इसी टाइप की रीजनिंग की बनेगी, और इंग्लिश और जीके में भी आप इसी से मदद ले सकते हो। कि आप ये देखोगे कि कौन से क्वेश्चन वेरी डिफिकल्ट थे। अगर किसी मॉक के अंदर वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन हो, या आपकी शिफ्ट के अंदर वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन हो और आपसे वो ना हो, तो आपने टेंशन नहीं लेनी, आपने टेंशन नहीं लेनी। हालांकि लोग उल्टा बताते हैं, ये क्वेश्चन तो पूरी दुनिया कर रही है, ये क्वेश्चन कर दोगे तो ही तुम आगे निकलोगे। बुलशिट। बहुत सारे पेपर दिए हैं मैंने, अलग अलग तरह के पेपर दिए हैं, और हर एक में टाइम के हिसाब से, जितने टाइम प्रिपरेशन करी ना उसके टाइम के हिसाब से बढ़िया ही परफॉर्म किया है, क्योंकि उस पेपर की नब्ज को समझा मैंने। वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर कोई बहुत ही वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन है तो मैं ये नहीं बोल रहा उसे सीखना नहीं, उसे सीखना है, बट ये टेंशन नहीं लेनी कि 30 में से अब वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन आते कितने ही हैं, 1 2 या हद मार के 3 30 में से, तो उन 3 की टेंशन नहीं लेनी। वो आपके पेपर को रोक सकते हैं, करवाएंगे नहीं, वो बस रोक सकते हैं। पहले 27 पर फोकस करेंगे, ठीक है, फिर टाइम रहा तो उनको करेंगे, नहीं तो छोड़ाएंगे हम, जब टाइम ही नहीं मिला तो। ठीक है।
उनकी टेंशन नहीं लेनी। अगर क्वेश्चन वेरी डिफिकल्ट है बट हमने सीखना है कि आगे से उसको मैं ना छोड़ूं। ओके जी। फिर आपने देखना है कि ऐसे कितने क्वेश्चन थे, हो सकता है किसी मॉक में एक भी ना हो ऐसा, ठीक है। ओके जी। जैसे फिर आपने ये देखना है कि ऐसे कितने क्वेश्चन से जो नॉलेज के कारण आपने छोड़ दिए। हो सकता है आपको साइन 3 थीटा का फॉर्मूला ना पता हो, मैंने तो आपको कोस 2 थीटा से निकलवाया क्वेश्चन, बट साइन थीटा उसने दे दिया, साइन 3 थीटा उसने पूछ लिया, आपको साइन 3 थीटा का फॉर्मूला ना पता हो। साइन 3 थीटा आप कैसे याद रखोगे? आप याद रखोगे 343, 7 का क्यूब होता है, तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ऐसे ही कोस 3 थीटा में क्या करोगे? कोस 3 थीटा के अंदर इसको पहले उठा लाओगे, 4 कोस क्यूब थीटा, और इसको बाद में रख दोगे -3 कोस थीटा। तो अगर आपको साइन 3 थीटा का फॉर्मूला नहीं पता तो ये किस कैटेगरी में जाएगा? मुझे नॉलेज नहीं थी। या कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि प्रैक्टिस की काफ़ी कमी है, आपको कोई पैटर्न दिखे कि इस तरह के क्वेश्चन मेरे से बार बार नहीं हो रहे, तो वो वीक कंसेप्ट की कैटेगरी में जाएगा और आपको क्या करना है? उसके ऊपर ध्यान देना, उस हफ्ते में उसको इंप्रूव करना है। इनके पीछे नहीं भागना। कई बच्चे इनके पीछे लग जाते हैं, जब अगर मैं ये ट्रिकी क्वेश्चन कर लूंगा, आसान तो मैं कर ही लूंगा। ये थ्योरी बढ़िया नहीं है प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है। ये हमेशा आएंगे, हमेशा आएंगे, और ये क्वेश्चन ही ऐसे हैं कि जो टाइम लेकर ही होंगे। नए क्वेश्चन बनाने आप ऐसा कर ही नहीं सकते कि दुनिया के सारे क्वेश्चन सोल्व कर दो, तुरंत हम एक नया बना देंगे कि ये लो भैया, ये तो तुमने सोचा ही नहीं था। नए क्वेश्चन बनते रहेंगे, तो उनको हम उसी इज्जत से पेश आएंगे, एंड में करेंगे, ठीक है। फिर आपने देखना है कि ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो सिली मिस्टेक्स हैं या फिर कैलकुलेशन मिस्टेक्स हैं, यानी कि ऐसे क्वेश्चन जो मैं कर सकता था बट मैंने नहीं किए। इनके ऊपर ध्यान दो, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये अपने 3 से 4 मॉक्स के अंदर इंप्रूव हो सकते हैं अगर आप शांति से इस पैटर्न को पकड़ो कि आगे से ये काम नहीं करना, टाइम दे दूंगा मैं क्वेश्चन को, ये काम नहीं करना, तो 3-4 मॉक्स में ही ये इंप्रूव हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट फिर आपने देखने हैं ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो आपने कर लिए बट यार इनमें कम टाइम लग जाना चाहिए था, मैंने इसमें अननेसेसरी ज़्यादा टाइम दे दिया। नज़र रखना है कि हाँ ये काम, ये हरकत मैंने नहीं करनी आगे से, ठीक है। फिर कई ऐसे क्वेश्चन जो आपने रॉन्ग राउंड में कर दिए। मैक्सिमम इसमें दिक्कत क्या होगी कि वो क्वेश्चन छोड़ने वाला था लेकिन आप उसके ऊपर लगे रहे, 2.5 मिनट खराब कर ली, तो कि भाई मैंने ये काम नहीं करना आगे से, ठीक है। सो ये एनालिसिस है। डोंट ट्राई टू बी ए परफेक्शनिस्ट। आपको बिल्कुल ये नहीं है कि मैं 100% परफेक्ट स्ट्रेटेजी लगाऊंगा, नहीं लगा पाओगे, ठीक है। बस आपने ओवर एनालिसिस भी रोकनी है। एक और बात, जैसे मैं एनालिसिस बता रहा हूं, अब ये नहीं है कि एक एक क्वेश्चन को पकड़ के ओवर एनालाइज करने लग जाओ, ठीक ठाक से एनालाइज कर दो, मोर देन ओके, ठीक है। अब ये चीज़ें देख लो भाई, एक बार पॉज करके पढ़ लो, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट, ये भी एक बार पॉज करके पढ़ लो, ये भी एक बार पॉज करके पढ़ लो। इसके बाद आपको रीजनिंग जो है उसका मौका मिलेगा अभी। आज के इस सेशन के अंदर हम कवर करने वाले हैं द पंडित्स का लाइव मॉक टेस्ट नंबर 7। रीजनिंग के इस सेक्शन को ध्यान से देखिएगा। अभी भी बहुत से स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने में कि प्रॉपर स्ट्रेटेजी नहीं बन रही है कि किस तरह से मार्क्स इंप्रूव करें। मतलब ये हो सकता है कि लैक ऑफ स्ट्रेटेजी, आपको प्रॉपर अप्रोच अभी तक नहीं पता चल रही है कि किस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है या ओवरऑल मॉक को एनालाइज करते हुए क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। कौन से क्वेश्चन आपको फर्स्ट राउंड में अटेम्प्ट करने होते हैं, कौन से सेकंड राउंड के लिए होल्ड पे रखने पड़ते हैं, या कौन से स्किप करके चलने होते हैं। क्योंकि अगर इसी की ही आपको राइट स्ट्रेटेजी पता चल गई, डिसीजन मेकिंग आ गई, तो आपके कम से कम टाइम में मैक्सिमम अटेम्प्ट हो सकते हैं विद 100% एक्यूरेसी। तो अटेम्प्ट करने की अप्रोच वैसे मैं पिछले सेशन में भी बोलता हूं, मैथ की वीडियो में भी भूतेश सर बोलते हैं, यहां पर भी सेम ही रहने वाली है। ध्यान से समझना, एंड तक देख लो, चाहे डबल स्पीड के साथ देखो। ओके, तो शुरू करते हैं इस सेशन का क्वेश्चन नंबर 1। तो पहला ही क्वेश्चन हमें नंबर एनोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। 17 का रिलेशन 143 के साथ है, 12 का 38 के साथ, तो 15 का बताइए। तो यहां से आप रेफरेंस ले सकते हैं कि हमें छोटे नंबर से बड़े नंबर तक अप्रोच करना है। मल्टीपल बनाने पड़ेंगे। मल्टीपल कैसे सोचा मैंने, क्योंकि 12 से 38 अगर मैं सोचूं तो काफी अप्रोचेज हो सकती हैं। आप डिफरेंस भी ले सकते हो, मल्टीपल भी बना सकते हो, बट मल्टीपल का क्यों सोच रहा हूं, क्योंकि 17 से 143 तक जाना है, तो डिफरेंस तो लेने से रहे हम। तो मैं 17 का ऐसा कितना टाइम्स करूं, 17 को कितने गुना लेके चलूं आगे कि मैं 143 के करीब पहुंच जाऊं।
तो 17 को 7 से गुना करते हैं तो 119 है, 17 को 8 से गुना करते हैं तो कितना हो जाता है हमारे पास 136। तो 136 में कितना जुड़ा, 7 जुड़ेगा तभी तो 143 आएगा। अल्टीमेटली मुझे जो रिजल्ट है 17 से 143 तक लेके चलना है। यही अप्रोच आप 12 के साथ लगाइए कि 12 को 38 तक खींच के जाना है, तो 12 का 3 गुना ही हमें पता कितना होता है 36। अब 36 में कितने जुड़ेंगे, 2 जुड़ेंगे, तब ये कितना आएगा आपके पास रिजल्ट 38 आएगा। अब यहां पर देखिए दो डिफरेंसेस है। यहां पर 17 का 8 गुना करके उसमें 7 जोड़ दिया गया, इधर 12 का 3 गुना करके इसमें 2 जोड़ दिया गया। यहां पर 8 से गुना किया गया और 7 जोड़ दिया गया। इस ट्रिक को ध्यान से समझिए। 3 से गुना किया गया, 2 जोड़ दिया, ये 7 8 से 1 कम है, 2 3 से 1 कम है, तो यहां पर कुछ ना कुछ तो क्रिएटिविटी लग रही है। क्रिएटिविटी किस तरह से है, इसी नंबर को फर्दर यूज करो। अगर मैं 7 और 1 दोनों डिजिट्स को यूज कर लेता हूं, दोनों का सम कितना हो गया 8, सम ऑफ डिजिट्स। अगर दोनों को आपस में डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर दूं तो 7 गुना 1 कितना हो गया 7। सिमिलरली अगर मैं 12 के दोनों के डिजिट्स को आपस में जोड़ दूं तो 2 और 1 कितना हो गया 3। सिमिलरली आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों के दोनों डिजिट्स को मल्टीप्लाई करना है, 2 गुना 1 कितना हो गया 2। तो यही तो हमें सोचना था कि इधर 8 से गुना क्यों किया जा रहा है, इधर 3 से गुना क्यों किया जा रहा है, इधर मल्टीप्लाई करने के बाद 7 क्यों जोड़ा जा रहा है, इधर मल्टीप्लाई करने के बाद 2 क्यों जोड़ा जा रहा है। तो यही अगर आप चीजें कंक्लूड कर लोगे तो सिंपली आपको पता चल जाएगा कि लॉजिक क्या है यहां पर। तो यहां पर सबसे पहले किसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दोनों के डिजिट्स के सम से। दोनों के डिजिट्स का सम कितना हो गया 6, तो 15 का 6 गुना कितना हो गया 90। ठीक है, 15 का 6 गुना कितना हो गया 90। अब दोनों का प्रोडक्ट ले लो, 5 को 1 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा 5, तो 90 और 5 कितना हो गया 95, आपका आंसर हो गया फाइनल। क्लियर है। चलो ये क्वेश्चन मार्क एज रिव्यू करके चलिएगा, कभी भी फील नहीं लेनी है इस क्वेश्चन को। ठीक है, कि हाँ हमसे तो हो जाते हैं, स्टंट नहीं मारने बैठने हैं, हमेशा इसे सेकेंड राउंड के लिए ही होल्ड पे लेके चलो, चाहे आपका कितना मर्जी ये स्ट्रॉन्ग टॉपिक क्यों ना हो। फिर भी मैं यही एडवाइस दूंगा आपको कि इसको सेकेंड राउंड में ही अटेम्प्ट करना, फर्स्ट राउंड में कभी मत करना, क्योंकि आपको नंबर और साइंस दोनों के दोनों आपस में एक्सचेंज करने हैं। अकेला नंबर होता, अकेला साइन होता, वो अलग सिनेरियो होता, चलो आप फर्स्ट राउंड में ट्राई कर सकते हो, बट दोनों चीजें हैं तो सेकेंड राउंड में लेके चलिए। मे भी ऐसा भी हो सकता है एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि आपके ऑप्शंस ही ना एलिमिनेट हो पाए। ओके, तो इसे मार्क एज रिव्यू करके चलेंगे। नेक्स्ट, वर्ड का कोड नंबर की फॉर्म में, इसे भी मार्क एज रिव्यू करके चलिए। अगर कभी भी वर्ड का कोड लेटर्स की फॉर्म में आए तो ही अटेम्प्ट करने की ट्राई कीजिएगा फर्स्ट राउंड के अंदर, अदरवाइज हमेशा मार्क एज रिव्यू करके चलिए, ये आपके लिए बेनिफिट रहेगा। ओके, ये टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है आपके लिए नहीं तो। हाँ, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट राउंड में देखते ही अटेम्प्ट करो। सबसे पहले रिक्वायरमेंट को टारगेट करो। किसका रिलेशन पूछा जा रहा है, ई का, किसके विद रिस्पेक्ट टू, जेड के विद रिस्पेक्ट टू। तो आपको सिर्फ इतना ही पोर्शन सॉल्व करने की नीड है। जैसे ई हैश का मतलब यहां पर क्या है, वाइफ, तो ई जो है वाइफ है, पत्नी है, किसकी पत्नी है, क्यू की, तो क्यू ई का हस्बैंड हुआ। उसके बाद मल्टीप्लाई क्या रिप्रेजेंट करता है, ब्रदर, तो क्यू जो है वो ब्रदर हुआ किसका, जे का, क्यू जो है वो जे का भाई है। माइनस रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहां पर सन को, तो जे जो है वो बेटा बनेगा किसका, जेड का। सारी की सारी स्टेटमेंट्स आपको स्ट्रेट डायरेक्शन में गिवन थी। ठीक है, तो ई जो है देखिए जेड से किस तरह से रिलेटेड है कि ई जो है वो जेड के बेटे की पत्नी है। बेटे की पत्नी मतलब डॉटर इन लॉ, बहू, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, अब यहां पर आपको ओड वन आउट फिगर चूज करनी थी। ओड वन आउट में बात करें तो विषम को चुने तो 5 में से 4 सेम रिलेशन को फॉलो कर रहे होते हैं, एक डिफरेंट आपको टारगेट करना है। अगर हम सभी फिगर्स को फिगर आउट करें, सभी फिगर्स में 2-2 डॉट्स थी, बट 2 फिगर ऐसी हैं जिसमें एक एक डॉट एग्जिस्ट कर रही है, सॉरी तो कुछ और लॉजिक आपको कंसीडर करना पड़ेगा। अब यहां पर पॉलीगन्स भी हैं, बहुभुज भी हैं। यहां पर आपको 3 साइड्स का पॉलीगन है, यहां पर आपको 4 साइड्स की फिगर अवेलेबल है, ये 4 साइड्स की है, ये 5 साइड्स की है, ये 3 साइड्स की है। तो हम कहीं ना कहीं कनेक्शन बना सकते हैं यहां पर नंबर ऑफ डॉट्स को नंबर ऑफ साइड्स के साथ। जो भुजाओं की संख्या है बहुभुज की, उसके साथ कंपेयर कर सकते हैं नंबर ऑफ डॉट्स को। कैसे, अगर इसमें नंबर ऑफ साइड्स 3 है आपके पास इस पॉलीगन में, तो डॉट 1 अवेलेबल है। इधर कितनी साइड्स हैं, 4, तो डॉट 2 अवेलेबल है।
इधर भी 4 साइड्स हैं तो डॉट 2 अवेलेबल है, इधर 5 साइड है तो डॉट 2 अवेलेबल है, इधर 3 साइड है तो डॉट 1 अवेलेबल है। अब यहां पर कंपेयर करें तो हमारी ये वाली फिगर जो है वो बाकियों से डिफरेंट चल रही है। कैसे? कि जितने भी नंबर ऑफ साइड्स का आपको पॉलीगन दिया गया है, जितने भी नंबर ऑफ साइड्स का क्यों ना हो, चाहे वो ट्रायंगल है, चाहे वो है स्क्वायर है या रोम्बस, जो भी आपको दे दिया गया, उस पॉलीगन से 2 माइनस कर देंगे, वो आपकी डॉट्स की काउंटिंग आ रही है। ठीक है, जैसे कि स्क्वायर की बात करते हैं, साइड्स 4 है, 4 में 2 कम किया तो 2 डॉट्स। ट्रायंगल में 3 साइड्स है, -2 किया तो 1 सिंगल डॉट। तो नंबर ऑफ साइड्स इधर 5 थी, 5 में 2 कम करके तो यहां पर 3 डॉट्स एग्जिस्ट करनी चाहिए थी। ठीक है, बट ये डिफरेंट था, तो इसलिए आपकी ये फिगर बी ऑप्शन में अवेलेबल है और यही आपका ऑड वन आउट हुआ। बस इस सेंस को मेंटेन करके चलिएगा क्लासिफिकेशन की, ऑड वन आउट की, कि 5 में से 4 ऐसी फिगर्स होंगी जो सेम रूल को फॉलो करती दिखाई देंगी। ओके, अगला मीनिंगफुल वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन। देखो, यहां पर आपको बोला गया था कि कितने मीनिंगफुल वर्ड बनाए जा सकते हैं अगर आपको ये शब्द में कुछ लेटर्स चूज करने के लिए दिए जाएं। पहली बात, इस टाइप का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही रहता है कि आपकी वोकैब स्ट्रांग होनी चाहिए। आपने डिक्शनरी में देखे जितने भी वर्ड्स एग्जिस्ट करते हैं मीनिंगफुल वर्ड्स, वो कभी देखे सुने या पढ़े होंगे, तभी दिमाग में स्ट्राइक करेगा ना कि भाई मीनिंगफुल वर्ड बनेगा या नहीं बनेगा। तो अगर आपका इस टाइप के ऊपर होल्ड कम है तो इसे आप स्किप कर सकते हो। ठीक है, मतलब भेड़ चाल में नहीं आ रहा कि हाँ आना कि बाकी तो कर रही है, चल मैं भी कर लूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप कॉन्फिडेंट है कि इजीली आप नंबर ऑफ वर्ड्स ओवरऑल बना सकते हैं तो बनाइए, अदरवाइज रहने दीजिए। बट चांसेस आर देयर आपको ऐसे क्वेश्चन कम पूछे जाएंगे कि ओवरऑल ही आप मीनिंगफुल वर्ड्स बनाना स्टार्ट कीजिए। समझ में आ गई बात? आपको ओवरऑल नंबर ऑफ वर्ड्स नहीं पूछे जाते हैं। ऐसे तो कोई लेटर का कॉम्बिनेशन ऐसा आ जाए जिसमें 10-12 वर्ड्स बनते हो, 5 लेटर का कोड आ जाए, फिर यहां पर कितने लेटर्स चूज करने के लिए दिए गए हैं? 4 लेटर्स चूज करने के लिए दिए गए हैं। अगर आपको 5 लेटर्स चूज करने के लिए दे दिए गए, 6 लेटर्स चूज करने के लिए दे दिए गए, तो कितने मीनिंगफुल वर्ड्स बनाओगे सभी लेटर्स को यूज करते हुए? तो क्वेश्चन जो है काफी ट्रिकी बन सकता है। बट चांसेस ये भी रहते हैं, अगर बाय चांस मैं 0.01% प्रोबेबिलिटी मान के चलूं, अगर बाय चांस ऐसा क्वेश्चन आ भी गया और आप अटेम्प्ट करने भी लगे, तो जितने भी यहां पर मीनिंगफुल वर्ड्स बनेंगे वो आपकी डेली लाइफ में यूज होने वाले वर्ड्स होते हैं, ज्यादा टिपिकल वर्ड्स नहीं आते हैं। ठीक है, चलो, जैसे कि यहां पर कौन कौन से लेटर को यूज करना था हमें? 5th 7th 9th और 11th। ये हो गया 5th 7th 9th और 11th। लेटर कौन कौन से हैं? DNET। इन लेटर्स को यूज करना है, मीनिंगफुल वर्ड्स बनाने हैं। तो यहां पर मीनिंगफुल वर्ड एक तो बना डेंट। ठीक है, DENT, डेंट। आपको लिखने नहीं बैठना है, बस एज्यूम करना है कितने वर्ड बने। एक तो डेंट बन गया, एक बन गया टेंड। 2 मीनिंगफुल वर्ड्स निकल के आ रहे हैं, तो आंसर हो गया आपका ए ऑप्शन। अगर आपको फिर भी अनसर्टेनिटी रहे, डाउट रहे कि पता नहीं मैंने सही किया है या गलत किया है, आप इसे स्किप कर दो। तुक्के मत मारना, बस कॉन्फिडेंट हो तो आंसर मार्क कीजिए, अदरवाइज स्किप कर दो, कोई इशू वाली बात नहीं है। अगला, सम एस्पिरेशन इज ड्रीम। कुछ हिस्सा एस्पिरेशन का ड्रीम्स बन के बैठे हैं। ओनली अ फ्यू ड्रीम इज रियलिटी। ओनली अ फ्यू, केवल कुछ की बात कर रहा है, तो ओनली अ फ्यू आप सभी को पता होगा कि ये सम और सम नोट जो है वो दोनों का कॉम्बिनेशन है। मतलब केवल कुछ ही ड्रीम ऐसे हैं जो रियलिटी का पार्ट है, रिमेनिंग पोर्शन ड्रीम का ऐसा है जो रियलिटी का पार्ट नहीं है। ओके, अब ओनली रियलिटी इज अ ट्रूथ। ओनली के केस में क्या रहता है ये ऑल के इक्वलेंट, बट सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आपस में पोजीशन को एक्सचेंज करेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा? ऑल ट्रूथ इज रियलिटी। सभी पोर्शन ट्रूथ का ऐसे हैं जो क्या बन के बैठे हैं? रियलिटी। अब ओनली की सेंस को ध्यान से समझ के चलिएगा कि केवल और केवल रियलिटी ही है जो ट्रूथ का हिस्सा होंगे। इस ट्रूथ का किसी और पैरामीटर के साथ कोई भी रिलेशन पॉसिबल नहीं होगा, ये ओनली की सेंस कहती है। ठीक है, चलो, तो पूछा क्या जा रहा है? पहला निष्कर्ष देखिए, कहता ऑल रियलिटी बीइंग ड्रीम इज अ पॉसिबिलिटी। क्या सारे का सारा रियलिटी ड्रीम का हिस्सा हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर सारे का सारा रियलिटी ड्रीम का पार्ट बन गया तो वो जो है इस ट्रुथ को भी ड्रीम का पार्ट बना देगा।
बट केवल रियलिटी ही है जो ट्रुथ हो सकते हैं, ट्रुथ का किसी और के साथ तो कोई रिलेशन पॉसिबल हो ही नहीं सकता, इसलिए ये संभावना आपकी जो है टोटली फॉलो नहीं करेगी। दूसरा कहता है ऑल ड्रीम बीइंग एस्पिरेशन इज अ पॉसिबिलिटी। क्या सारा ड्रीम का पोर्शन एस्पिरेशन हो सकता है? ये हो सकता है, क्योंकि अगर कुछ है तो सारे भी हो सकते हैं। अगर आधी क्लास पास है तो सारी क्लास भी तो पास हो सकती है ना, तो ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल वैलिड थी, इसलिए आपका यहां पर आंसर रहेगा ओनली सेकंड फॉलोज। नेक्स्ट, अब भाई ये भी मीनिंगफुल वर्ड के ऊपर बेस्ड है, तो यहां पर कोई ट्रिक नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आपको ऑप्शन उठाना है, लेटर्स को जंबल करके देखना है और देखना मीनिंगफुल वर्ड बनता है या नहीं। अटेम्प्ट करने की चलो मैं अप्रोच बता देता हूं। जैसे कि आप सिमिलर ऑप्शंस को टारगेट कर सकते हैं, जैसे कि आप सिर्फ सारे के सारे लेटर्स को कंसीडर मत कीजिएगा, पहले 2 या 3 लेटर्स की पोजीशन को चेक कर लो। जैसे यहां पर दिया गया है 315 और ये 351। 315 वाले लेटर कौन से हैं? ई जी आई, ई जी आई, इस तरह से है। पहले 315 को लेके आइए, 3 ई 1 जी आई 5, ये वाला, तो ई जी आई। फिर बाकियों में हिट एंड ट्राई लगाओ कि कोई सेंस बन के आती है कि कोई मीनिंगफुल वर्ड बन जाए। ई जी आई से कोई भी मीनिंगफुल वर्ड नहीं बनेगा, गिवन लेटर्स को टारगेट करें, तो ये वाला ऑप्शन तो रहने से रहा। 351 की बात करें, मतलब ई आई जी, मतलब मैंने इसको यूज कर लिया, इसे यूज कर लिया, इसे यूज कर लिया, ई आई जी एच टी वाई, 80 वर्ड बन रहा है। देखो एच टी वाई मतलब ये वाला ऑप्शन जो है आपको मीनिंगफुल सीक्वेंस दे रहा है लेटर्स का, जो एक अर्थपूर्ण शब्द बना रहे थे। तो ये हिट एंड ट्रायल के ऊपर बेस्ड है, इसमें समझाने वाला कुछ भी नहीं है, ये आपको ऑप्शन के थ्रू ही अटेम्प्ट करना पड़ेगा। अगला, ये तो साइन कन्वर्जन है, हर एक साइन को रिप्लेस कीजिए, उसके बाद इक्वेशन को सोल्व करके आंसर देना था। चलो यहां पर A स्टैंड्स फॉर प्लस, B स्टैंड्स फॉर डिवाइड, B सिंबल ही नहीं है, ठीक है। C स्टैंड्स फॉर माइनस, ठीक है। A स्टैंड्स फॉर प्लस, C स्टैंड्स फॉर माइनस एंड D स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लाई। चलिए जी करते हैं सॉल्व। पहले ब्रैकेट सॉल्व होंगी, तो 7 और 5 कितने हो गए? 12, तो 24 का 12 गुना करना है, ठीक है। अब 24 का 12 गुना कैसे एज्यूम करना है, ध्यान से समझना, कईयों को टेबल नहीं आता होता ना। पहले 24 का 10 गुना कर लो, 24 का 10 गुना 240, फिर 24 का डबल कर दो, 24 का डबल 48, 240 और 48 कितना हो गया? 288। फिर उसके बाद आ गया माइनस 43 प्लस 39 का 3 गुना, 39 का 3 गुना मत सोचो, 40 का 3 गुना सोचो। 40 का 3 गुना 120, 3 वापिस ले लो, 117। क्लियर है? उसके बाद माइनस का क्या है, यहां पर 7 एग्जिस्ट कर रहा है। चलो माइनस वाली टर्म्स एक साथ उठा लो, प्लस वाली टर्म्स एक साथ उठा लो। अब इतना मुझे क्लियर है कि बड़ी वैल्यू जो है वो प्लस में है, आंसर जो है वो पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव रिजल्ट नहीं आएगा। अब यहां पर यूनिट प्लेस का रेफरेंस लेके आप ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हो, जैसे कि इन दोनों को अगर मैं यूज करूं, 43 और 7 कितना हो गया? 50, माइनस का 50 हो गया ये, ओके। छोटे नंबर से तो मैंने सिंप्लीफाई कर दिए। अब 288 प्लस 17 की अगर बात करें, तो आप 88 में 17 जोड़ दो, सिंपली 88 में 17 जोड़ दो, या 8 और 7 कितने हो गए? 5 हो गए। यूनिट प्लेस से खेलते हैं, ठीक है। पॉजिटिव टर्म्स एक साथ लेनी होंगी ना हमें, तो 5 ये है, 0 ये है, तो यूनिट प्लेस 5 वाला आना चाहिए, मतलब ऑप्शन जो है आपका डी आंसर हो गया। सिर्फ यूनिट प्लेस का रेफरेंस लिया और डायरेक्टली आंसर आपको कंक्लूड करना है। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको आंसर प्लस में भी गिवन है, माइनस में भी है, तो डिसीजन मेकिंग इस तरह से बनाइएगा कि आपको इजीली जजमेंट हो जाए कि पॉजिटिव रिजल्ट रहेगा या नेगेटिव रिजल्ट रहेगा। ओके चलो, सीरीज का क्वेश्चन है, काफी बच्चों को टाइम कंज्यूमिंग लगता है, तो चांसेस ज्यादा होते हैं बच्चों के भी इस क्वेश्चन को वो सेकंड राउंड में ही अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। ओके, तो हम भी इसे सेकंड राउंड में ही देख के चलेंगे। अगला स्टेटमेंट एंड एजम्पशन, इसे आप भी सेकंड राउंड के लिए मार्क कर सकते हो, अदरवाइज थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, अटेम्प्ट करना चाहो फर्स्ट राउंड में ट्राई कर सकते हो। कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए कि एजम्पशन का मतलब क्या होता है, पूर्व धारणा। पूर्व धारणा, जब भी आप कुछ भी एज्यूम करेंगे हमेशा पॉजिटिव एस्पेक्ट मानेंगे, नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं सोचना है। जो भी चीजें ट्रुथफुल होती हैं उनको प्रायोरिटी देनी है। कुछ एक टर्म्स ऐसी हैं जो आपकी पूर्व धारणा को जो है वो अंतर्निहित नहीं बनाता है,
वो कौन कौन सी टर्म्स है, कोई सुपरलेटिव डिग्रीज आ जाए, ओनली वर्ड का यूज हो जाए, ठीक है, इस तरह से कुछ कीवर्ड्स बने हुए हैं जो आपकी एजम्पशन को इम्प्लिसिट नहीं होने देते आपकी स्टेटमेंट के ऊपर। तो क्वेश्चन में अभी बोला क्या जा रहा है, पहले उसके ऊपर ध्यान दे देते हैं। स्टेटमेंट मेंशन नहीं है यहां पर हिंदी में। कहता है इंट्रोड्यूसिंग अ परफॉर्मेंस बेस्ड बोनस सिस्टम विल एनहांस टीम परफॉर्मेंस। ठीक है, अगर हम परफॉर्मेंस बेस्ड बोनस सिस्टम इंट्रोड्यूस कर देते हैं किसी भी कंपनी के अंदर, तो जो वो टीम की ओवरऑल परफॉर्मेंस है उसको बढ़ावा देता है। हिंदी में यहां पर स्टेटमेंट नहीं दी गई है, इसलिए मैं हिंदी में इलेबोरेट कर रहा हूं। तो इस चीज की कंडीशन समझ लीजिए, इंट्रोड्यूसिंग अ परफॉर्मेंस बेस्ड बोनस सिस्टम। अगर जैसे हम देखते हैं ना प्राइवेट कंपनीज में होता है कि किसी टीम को टारगेट मिलते हैं, अगर वो टारगेट टाइमली आपने अचीव कर लिया तो उसके लिए क्या है, बोनस सिस्टम अनाउंस कर दिया जाएगा, जिससे क्या है, टीम अच्छा काम भी करेगी, ठीक है, यूनिटी भी रहेगी, और सभी को रहेगा कि हाँ एप्रिसिएशन मिले। और एप्रिसिएशन किस फॉर्म में मिल रहा है, बोनस की फॉर्म में मिल रहा है। तो इससे क्या क्या एजम्पशन लगाई जा सकती है, कहता मॉनेटरी इंसेंटिव्स मोटिवेट एम्प्लॉयज। ऑब्वियस ही बात है, हर कोई अगर काम कर रहा है तो कुछ ना कुछ तो वो चाहेगा ना कि मुझे इनपुट भी ऐसा मिलना चाहिए। इनपुट किस फॉर्म में चाहिए, एप्रिसिएशन अलग बात है, हाँ भाई बढ़िया काम कर रही है, तो हर कोई बोल देते हैं, घर के बंदे भी बोल देते हैं भाई तू बढ़िया काम कर रहा है, ठीक है। बट मॉनेटरी इंसेंटिव्स आ जाते हैं जहां पर चलो 2-4 नोट एक्स्ट्रा मिल जाए, तो उससे क्या है, और ज्यादा इंप्लॉयज जो है मोटिवेट हो जाते हैं कि उनके काम को कदर तो दी जा रही है, ठीक है। क्लियर परफॉर्मेंस मैट्रिसेस विल इनकरेज कंपटीशन। ये भी बात सही है, बिल्कुल भी पॉजिटिव एक्सपेक्ट मान के चलना है कि अगर कोई भी बंदा काम कर रहा है, अगर उसकी परफॉर्मेंस नीट एंड क्लीन है, मतलब ईमानदारी से काम किया जा रहा है, तो एक कंपटीशन वाली फील आती है ना कि भाई उसको अप्रेजल मिल रहा है, उसको एप्रिसिएशन मिल रहा है, तो मुझे क्यों नहीं मिल रहा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पंजाबी में कहावत है, सड़ना रीस कर, मतलब सड़ना नहीं चाहिए किसी से, मतलब उसकी कॉपी करो कि उसे मिल रहा है तो मुझे क्यों नहीं मिल सकता, हम तो सेम ही लेवल पे काम कर रहे हैं। तो कंपटीशन वाली फील भी आती है इससे, तो जिससे क्या है, इनकरेज होंगे, ठीक है, जितने भी इंप्लॉयज हैं दूसरों को देख के। बाकी दोनों की दोनों एजम्पशन जो है टोटली कनेक्टेड थी पूरी स्टेटमेंट के साथ, इसलिए दोनों एजम्पशन जो है आपकी स्टेटमेंट के लिए अंतर्निहित है, इंप्लिसिट है। ओके, आगे अगर आपको इस क्वेश्चन से डर लगता है नंबर्स को देखते ही, तो सेकेंड राउंड में अटेम्प्ट कीजिए, अदरवाइज 1-2 सेकंड का पोज लेके एक बार जजमेंट ले सकते हैं नंबर्स की कि वो डुएबल है या नहीं, ठीक है। अब जैसे कि चारों ग्रुप्स में अगर हम बात करें तो ये नंबर आपको इजीली जज हो रहा होगा, क्योंकि यहां पर 10 है, 180 है, कहीं ना कहीं नंबर आसान लग रहा होगा। अब 180 की बात करें तो 180 जो है वो 36 का 5 गुना है, ठीक है। मतलब यहां पर मैंने जज कर ली कि तीसरी संख्या पहली संख्या का 5 गुना है। अब 36 का 5 गुना है तो 5 कहां से आया, 10 का आधा हो गया। और देखते हैं बाकियों में ऐसा कुछ फॉलो हो रहा है। अब जैसे यहां पर 44 और 132 की बात करते हैं, तो 44 का 3 गुना कितना होता है, 132, और 3 कहां से आया, 6 का आधा है। मतलब 4 में से 3 ऑप्शन ऐसे फॉलो हो रहे हैं जिसमें पहली संख्या को दूसरी संख्या के आधे से मल्टीप्लाई कर दिया गया, पहली संख्या को दूसरी संख्या के। अब जैसे यहां पर 32 को देखते हैं, 32 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, तो देखो 32 का 4 गुना, ये ठीक है, बिल्कुल ठीक है, तो आंसर आपका बी ऑप्शन रहेगा। 33 का 4 गुना, यूनिट प्लेस 2 होना चाहिए, बट इन्होंने 8 दे दिया, यही आपका ऑड वन आउट था। चलो इस क्वेश्चन को देखिए, कहता एक मैन जो है ग्राउंड पे खड़ा था, ही रोटेट्स 45 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंगल बेस्ड डायरेक्शन टेस्ट का क्वेश्चन है कि आपको ट्रिक यहां पर पता है, हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन को अलग से लिख देंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को अलग से लिख देंगे। क्लॉकवाइज वाली सारी रोटेशन देख लो, 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है। 45 डिग्री क्लॉकवाइज है, 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, फिर 120 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, 120 डिग्री और आ गया क्लॉकवाइज में, 210 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में आ गया, ठीक है। और एंड में वो क्या है, वेस्ट डायरेक्शन में देख रहा है। ये सारी की सारी रोटेशन के बाद जो उसका एंडिंग मोमेंट है वो पश्चिम दिशा की तरफ था। तो पूछा ये गया, जब वो शुरुआत में चलना उसने शुरू किया था तो वो कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहा था। तो पहले ओवरऑल सिनेरियो में ये देख लेते हैं कि ओवरऑल मूवमेंट उसने कितने एंगल पे की और कौन सी डायरेक्शन में की। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ओवरऑल उसने कितनी मूवमेंट की है, यहां पर 165 डिग्री की। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितनी मूवमेंट की है, 390 डिग्री की।
तो यहां पर आपको डिफरेंस लेना है। हम ये भी मान सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम जितनी भी रोटेशंस लेंगे वो माइनस में लिखेंगे और इसको प्लस में लिखेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन को, जैसे भी आपको कंफर्टेबल फील हो। अब 390 में से 165 आपको कम करना है। 65 और 90, 25 ये हो गया 225 डिग्री, माइनस का 225 डिग्री। मतलब कि इस चीज को ध्यान में रखिएगा, जब किसी पर्सन ने चलना शुरू किया था अपने इनिशियल पॉइंट से, जिस भी डायरेक्शन में उसने ट्रेवल करना शुरू किया था, जब वो इनिशियली फेस कर रहा था, वहां से वो 225 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने पे पश्चिम दिशा में देख रहा था। यही तो बोला जा रहा है कि उसका आउटपुट रिजल्ट क्या है, कि वो पश्चिम दिशा में देख रहा है। वो पश्चिम दिशा कब आई है? जब वो इनिशियल डायरेक्शन से, जहां पर कहीं भी वो फेस कर रहा था, वहां से वो 225 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है। अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है तो एंडिंग पॉइंट गिवन है, तो आपको स्टार्टिंग पॉइंट निकालना है। तो एंटी क्लॉकवाइज की बजाय आप उसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवा दीजिए 225 डिग्री। अब यहां से अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 225 डिग्री रोटेट करवाएं तो 180 ये हो गया, 90 और 90 180 ये हो गया, और 45 और कर दो। मतलब कि उसका जो इनिशियल पोर्शन था, मतलब इनिशियल स्टेज थी, वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन वाली थी, दक्षिण पूर्व दिशा में वो फेस कर रहा था। ठीक है, अब यहां से आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। यहां से आप एंटी क्लॉकवाइज लेके जाएंगे 225 डिग्री, तो वेस्ट वाला आंसर आएगा। तो रिवर्स मूव करवा दीजिए, वो ज्यादा बेहतर है, क्वेश्चन आपका इजी हो जाएगा। ठीक है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन था ये वैसे देखा जाए तो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कितने अक्षर ऐसे हैं जो अपनी पोजीशन को अपरिवर्तित रखते हैं? अब देखो वर्ड देखो कितना लेंथी है। तो अगर आपको यहां पर प्रॉब्लम आती है लेटर्स को अरेंज करने में, वैसे इतना टफ ये क्वेश्चन होता नहीं है, बट गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो जितने भी आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, तकरीबन किसी भी प्लेटफॉर्म पे दे रहे हो अगर आप, तो हर मॉक टेस्ट के अंदर कहीं ना कहीं ऐसा वर्ड क्वेश्चन आपको दिया जाता है। अगर आपको लगता है कि हर मॉक टेस्ट के अंदर आप इजीली सॉल्व कर लेते हो, तो फर्स्ट राउंड में अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा। अदरवाइज अगर एक लेंदी वर्ड दिया जाता है, चांसेस हो जाते हैं कि कभी कभी गलत भी हो जाता है, तो स्ट्रेटेजी आपकी गलत हो सकती है उसमें क्वेश्चन को सॉल्व करने की। दो चीजें मान के चलिएगा, एक तो उसे सेकेंड राउंड में अटेम्प्ट करना है, और अटेम्प्ट भी कैसे करना है? पोजीशन वैल्यूज मेंशन करके। वर्बली मत कंपेयर करो, प्रोबेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाएगी फिर क्वेश्चन के गलत होने की, क्योंकि हम लेटर्स को इजीली कंपेयर नहीं कर सकते हैं ओरली। ठीक है, नंबर इजीली ओरली कंपेयर हो जाएंगे, तो आप नंबर्स मेंशन करके, पोजीशन वैल्यू मेंशन करके उनको कंपेयर करो और असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो। तो हमें कहां से कहां अरेंज करना है ये भी ध्यान से देख लीजिएगा। बाएं से दाईं ओर अरेंज करना है, लेफ्ट टू राइट, मतलब जो सबसे पहले आएगा सबसे पहले उसी को मेंशन करो, और कोशिश कीजिएगा लेटर के नीचे लेटर ही मेंशन हो। ए 2 बार आ रहा है तो 2 बार लिख दिया। अकोमोडेशन में देखो फिर से कौन आ रहा है? सी। सी कितने एग्जिस्ट कर रहे हैं? 2, तो 2 बार सी आ गया। सी के बाद कौन आ रहा है यहां पर? डी आ गया। डी के बाद कंपेयर कीजिए, यहां पर कौन आ रहा है? आई अवेलेबल है। आई के बाद कंपेयर करो कौन अवेलेबल है? एम। एम कितने हैं? 2, तो 2 लिख दिए। एम के बाद कौन आ रहा है? एन। एक एन अवेलेबल है तो 1 लिख दिया। ओ कितने आ रहे हैं? 3, 3 ओ आ रहे हैं। उसके बाद कौन रहा? टी। ये देखो लेटर के नीचे लेटर लिखने से एक माइंडसेट भी बन जाता है कि आपने कोई भी लेटर स्किप नहीं किया, ना कोई एक्स्ट्रा आपने कंसीडर किया है। ठीक है, ओवरऑल लेटर की रिकवरी हो गई। अब कितने अक्षर ऐसे हैं जिनकी पोजीशन अपरिवर्तित है? एक तो रहा ए, उसके बाद ये रहा सी, उसके बाद देखिए बाकी सारे चेंज हैं, ओ भी सेम रहा। तो 3 अक्षर यहां पर ऐसे हैं जिन्होंने अपनी पोजीशन को चेंज ही नहीं किया। ओके, अगला। ये तो भाई मैं क्या ही करवाऊं, नॉन वर्बल के ऊपर बेस्ड था, ये तो ऑप्शन एलिमिनेशन के ऊपर है। उम्मीद करता हूं ये तो हो ही गया होगा आपसे। चलो इसके ऊपर आइए, कौन सा निष्कर्ष सही है या सही नहीं है वो आपको बताना है। एफ ग्रेटर देन एम, एफ से लेके एम तक ट्रेवल करना है। ये देखो साइन ही अपोज कर रहे हैं, तो पहला निष्कर्ष तो टोटली गलत हो गया। डी ग्रेटर देन इक्वल टू ए, अब ध्यान दीजिए, डी एफ के बराबर है तो एफ को डी के साथ रिप्लेस कर दो, ए एल के बराबर है तो एल को ए के साथ रिप्लेस कर दो, तो वही चीज बन गई डी ग्रेटर देन इक्वल टू ए। दूसरे वाला निष्कर्ष बिल्कुल सही था। ये तो फ्री के नंबर देंगे, 5 सेकंड के अंदर आपके 3 नंबर कंफर्म है ये तो कंसेप्ट पे होल्ड बनाइए बस। चलो, इन अ रो रमेश इज 23rd फ्रॉम द लेफ्ट, एक पंक्ति में रमेश का स्थान आपको दे दिया गया कितना है? बाईं ओर से 23वां। उसके बाद सुरेश इज 31st फ्रॉम द लेफ्ट,
सुरेश का स्थान जो है वो बाएं छोर से आपको कितना दे दिया गया, 31वां। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, कहता विवेक इज 18th फ्रॉम द राइट हैंड इन सच अ वे दैट ही इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन रमेश एंड सुरेश। कहता एक और पर्सन आया विवेक, वो कहां पर बैठा हुआ है, 18th फ्रॉम द राइट, दाईं ओर से 18वें प्लेस पे। वो इस तरह से बैठा हुआ है कि वो बाकी दोनों पर्सन रमेश और सुरेश के एग्जैक्टली मिड में आ जाए। अब एग्जैक्टली मिडल का मतलब आपको पता ही होगा, एग्जैक्टली मिड का मतलब क्या होता है कि जितने नंबर ऑफ पर्सन रमेश और विकास के बीच में होंगे या विवेक के बीच में होंगे, उतने ही नंबर ऑफ पर्सन विवेक और सुरेश के बीच में भी होंगे, तभी एग्जैक्टली मिडल आएगा। तो यहां पर पूछा गया है, क्या गया है, हाउ मेनी पीपल आर सिटिंग इन द रो, टोटल नंबर ऑफ पर्सन आपको बताने हैं कितने हैं। चलो ध्यान दीजिए, अब आपको यहां पर यह टारगेट करना था कि विवेक की पोजीशन क्या है। विवेक जो है वो रमेश और सुरेश के एग्जैक्टली मिड में है। अब एग्जैक्टली मिडल वैल्यू आपको पता है कैसे निकालते हैं, या औसत वैल्यू या एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू आपको पता ही है। 31 और 23 कितना हो गए, 54, डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए, ये आ जाएगी मीन वैल्यू या औसत वैल्यू, दैट इज 27 फ्रॉम द लेफ्ट एंड। किसकी पोजीशन है, विवेक की, क्योंकि विवेक ही तो इन दोनों के एग्जैक्टली मिडल में है। अब एक ही पर्सन की दो पोजीशन आ चुकी हैं, ऐड करके -1 कर दीजिए, आपके पास टोटल नंबर ऑफ पर्सन आ जाएंगे यूजिंग द फॉर्मूला टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1। तो क्वेश्चन को ये फ्रेम ड्रॉ करके अगर आप अटेम्प्ट करते हैं तो आपके लिए क्वेश्चन जो है ओरली सॉल्व करने वाला हो जाता है, आपको ज्यादा कैलकुलेशंस करने की नीड नहीं पड़ती है। ठीक है, 27 और 18 45, एक ही पर्सन 2 बार काउंट हो गया, तो 45 में 1 कम कर दो, टोटल कितना आ गया, 44 आ गया। ठीक है, इसके और भी तरीके हो सकते थे, बीच के पर्सन का आइडिया लेके भी आप कर सकते थे, बट वो थोड़ा सा बाकियों के कंपैरिजन में लेंदी चला जाता, वो नीड ही नहीं है करने की, अब ऐसे ही सॉल्व करो। ठीक है, चलो अगला, ये सेकंड राउंड में, कभी भी फर्स्ट राउंड में मत अटेम्प्ट करना, बहकावे में मत आना कि लेटर्स के ऊपर बेस्ड एनोलॉजी है, कोडिंग डिकोडिंग का कंसेप्ट है, हम कर लेंगे। भाई तुम कर लोगे, बट टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज्यादा है, क्योंकि सारे का सारा इक्वेशन होना ही आपसे ऑप्शन के थ्रू है। हैश की जगह बताना है, परसेंटेज की जगह बताना है, तो ये ऑप्शन फिल करने पड़ेंगे ना आपको एक एक करके, तो सेकंड राउंड के लिए होल्ड पे रख के चलिए। अगला, ये भी देखो, एक और मीनिंगफुल वर्ड्स वाला क्वेश्चन आ गया। एग्जाम में आपको एक आधा ही आएगा, 2 2 3 3 नहीं आएंगे। चलो यहां पर क्या गिवन था, कौन कौन से लेटर को यूज करना है, 4th 5th 8th और 10th। 4th 5th 8th 10th कौन से लेटर है यहां पर, POTS। क्या करना है, मीनिंगफुल वर्ड बनाने हैं। हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स, टोटल कितने वर्ड्स बनते हैं, चलो शुरू हो जाओ। एक तो बन गया आपके पास यहां पर, P से ही शुरू करते हैं, पोस्ट, पोर्ट्स, O से बन रहा है नहीं, T से बन रहा है, टॉप्स, S लगाओ प्रीफिक्स, स्पॉट बन रहा है, स्टॉप बन रहा है, 5 वर्ड्स बन रहे हैं, 5 ऑप्शन में भी गिवन है, बी ऑप्शन आंसर। बाकी चांसेस कम है, मैं पहले बोल चुका हूं कि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आपको रेयर पूछा जाए। ठीक है, वर्ड बनाने से रिलेटेड रहेगा, बट जो हम कैटेगरी कर चुके हैं ना एक बार शफल वाली, उसके चांसेस ज्यादा है आने के, इसके चांसेस कम है। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स एक तरह का स्टैटिक पार्ट हो गया, स्टैटिक पार्ट मुझे नहीं लगता कि एग्जाम में आपको पूछा जाए। ये दे रहे हैं तो अच्छी बात है, आपको वर्ड फॉर्मेशन आएगी, ऐसा मत सोच के चलिएगा कि मैंने बोल दिया नहीं आएगा तो एग्जाम में ना देखने को मिले। भाई मैं अंतर्यामी नहीं हूं, सिर्फ मैं अपने करियर पे बेट लगा सकता हूं इस चीज को लेके कि ये वाले क्वेश्चन रेयर बनते हैं, सीधी सी बात है। ठीक है, एक्सपीरियंस के बिहाफ पे बोल रहा हूं। ये भी कर लिया होगा, ये आंसर फिगर है, क्वेश्चन फिगर है, मिसिंग आपको फिगर आपको टारगेट करनी थी यहां पर। चलो, सीरीज शुरू हो रही है M से, खत्म हो रही है पता नहीं कहां, सेकंड लास्ट लेटर टारगेट कर लो। सेकंड लास्ट लेटर क्या है, A। R और A इकट्ठे पकड़ लो, ये देखो R और A है, ग्रुप बना दो, A है। ठीक है, उसके बाद एक लेटर स्किप करके ग्रुप बना दो, A के बाद ग्रुप बना दो, ये कंप्लीट होगी, ग्रुपिंग हो गई। हर ग्रुप का पहला लेटर है M, तो यहां पर भी M रहेगा, यहां पर भी M रहेगा। स्टार्टिंग से तीसरा और एंडिंग से दूसरा लेटर M के लिए है, स्टार्टिंग से तीसरा, एंडिंग से दूसरा लेटर M के लिए होना चाहिए। तीसरा लेटर G आ रहा है, तीसरा लेटर M है, इधर नहीं आ रहा, एलिमिनेट, ये आंसर आ गया। इतने में ही आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया, बताइए, क्योंकि गिवन ऑप्शन में से ही कोई ना कोई आंसर होने वाला है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन के ऊपर आइए। ग्रोल इज टू बियर, स्क्रीच इट्स टू बैट्स, गिबर। ये तो साउंड्स मेड बाय डिफरेंट एनिमल्स हैं। भालू जो है वो ग्रोल करते हैं, चमगादड़ चीखे मारते हैं, तो गिबर
बबून जो है वो गिबर करते हैं। ये जीके का पोर्शन है। तो ये एनिमल से रिलेटेड क्वेश्चन पक्का पढ़ के जाइएगा। एनिमल्स, इंसेक्ट, यंगर वन ऑफ एनिमल्स, ठीक है। जैसे शीप इज टू मेल फीमेल का कंसेप्ट भी करके जाइएगा। लॉयन इज टू कब, यंगर वंस के बारे में भी पढ़ के जाइएगा। तो एनिमल से रिलेटेड क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी आने की ज्यादा है, ठीक है, जो ट्रेंड देखा जा रहा है पिछले 2-3 सालों से क्वेश्चन का। ऐसे साउंड्स मेड बाय डिफरेंट एनिमल्स वगैरह वगैरह। नेक्स्ट, सेकेंड राउंड में कभी भी मत ट्राई करना फर्स्ट राउंड में, जब भी आपको डेटा सफिशिएंसी सिटिंग और पजल की फॉर्म में आए, ठीक है। कभी कोशिश मत करना, टोटली आपका टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन रहने वाला है। चलो ये भी अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स थी। डिक्शनरी ऑर्डर है, इसमें भी मैं क्या ही हेल्प करूंगा आपकी। अब यहां से रेफरेंस ले सकते हैं कि हर ग्रुप वर्ड के अंदर देखा जाए तो पहले 2 लेटर कॉमन है, तीसरे लेटर को कंपेयर करना शुरू कीजिए, ठीक है। ये दोनों में डी है, इधर ए है, इधर सी है, एक डी है, डी वाले 3 हो गए। तो इन दोनों में से पहला वर्ड कौन सा होगा? मील टाइम। 2 से आपका आंसर शुरू होना चाहिए। मील टाइम के बाद क्या आएगा? नंबर 5। ये देखो 2, 5, 3, 1 तक सेम है। 6 और 4 को कंपेयर कर लो बस, कि 6वां वर्ड पहले आएगा या चौथा वर्ड पहले आएगा। MEDIE, MEDIC, तो सी जो है वो ई से पहले आता है, तो छठा वर्ड पहले आएगा। ए ऑप्शन आपका आंसर। कर लिया होगा, मैं नहीं करवा रहा हूं, ये आसान क्वेश्चन इतने नहीं करवाऊंगा, नॉन वर्बल है, ये मजाक मैं नहीं करवाऊंगा। कर लिया होगा ये मजाक तो आपने। हाँ, इसे देखिएगा। पॉइंटिंग टू अ गर्ल इन द फोटोग्राफ, विनय सेड, तस्वीर में एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए विनय ने कहा। क्या कहा? ध्यान से समझिएगा। कहता हर मदर्स ब्रदर, बस इतना पढ़िए कि हर मदर्स ब्रदर, इसके माता का जो भाई है। विनय ने कहा कि इसकी माता का जो भाई है। अगर विनय आपको बोले कि ये जो फोटोग्राफ में बैठी लड़की है इसकी माता का जो ना भाई है, तो क्यूरियोसिटी होगी ना उसके भाई के बारे में। कौन है भाई, इसको बता दो कौन है। तो इसको सस्पेंस में रख दो, कौन है ये पर्सन, इसकी माता का भाई कौन है भाई, एक्चुअल में बता दो। क्या प्रेसिडेंट है क्या कोई, या कंपनी का सीईओ है, कौन है, उसके बारे में जानते हैं, वो भी विनय ही बताएगा। ओनली सन ऑफ माई मदर्स फादर, किसने कहा? विनय ने। कि विनय ने एक इंफॉर्मेशन दी कि जो मेरे मदर है उनका जो फादर है उनका इकलौता बेटा है। विनय ने कहा मेरे मां के जो पिता हैं उनका जो इकलौता बेटा है। मैं यहां पर आके खत्म कर रहा हूं फ्रेम को। जहां कहीं भी आपने फ्रेम को खत्म किया इस सिचुएशन में, ये वाला पर्सन सस्पेंस वाला, वो ये पर्सन कॉमन होंगे, ठीक है। मैं रिपीट कर देता हूं। विनय ने एक लड़की की फोटो की तरफ इशारा किया और एक इंफॉर्मेशन दी कि इसकी मदर का जो ब्रदर है, मतलब ये जो पर्सन है, अब इसके बारे में इंफॉर्मेशन क्या दी विनय ने? वो मेरी माता के जो पिता है उनका इकलौता बेटा है। मतलब ये और ये पर्सन कॉमन हुए। अगर ये दोनों पर्सन कॉमन है तो उठा के मेंशन कर दो। अब इसके सिस्टर की डॉटर है कौन? फोटोग्राफ वाली पर्सन। इसकी सिस्टर ये भी हो सकती है, उसकी डॉटर मतलब विनय की सिस्टर भी हो सकती है, विनय की कजन सिस्टर भी हो सकती है। क्या पता इस पर्सन की एक और बहन हो, क्योंकि सन के बारे में इंफॉर्मेशन एक है ना, ओनली सन है, ठीक है। चलो, तो डॉटर आपको, सॉरी ये क्या बात बनी? विनय इज रिलेटेड टू गर्ल्स मदर। विनय जो है वो लड़की की मदर से कैसे रिलेटेड है? वो उसका बेटा हुआ। ये ऑप्शन देने की क्या जरूरत थी? डॉटर, डॉटर इन लो, विनय तो मेल पर्सन है। देखो ये मर्जिंग करनी आनी चाहिए। आफ्टर ऑल यहां पर मर्जिंग का ही केस है। अगर आपको मर्ज करना आ गया, कॉमन पर्सन निकालना आ गया, तो बहुत आसान होता है ये टाइप, ठीक है। इसको कॉम्प्लेक्स मत बनाइए। जो आप रिवर्स ऑर्डर में करते हैं ना, सॉल्व करते हैं, इजी वाले क्वेश्चन हो जाएंगे, कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट आ गए फिर फंस जाओगे। तो बेस्ट आइडिया यही दे रहा हूं कि दोनों पोर्शन को अलग अलग ड्रॉ कीजिए हमेशा। पॉइंटिंग टू अ पर्सन वाला पोर्शन अलग से ड्रॉ कीजिए, स्पीकर वाला पोर्शन अलग से ड्रॉ कीजिए, कॉमन पर्सन निकालिए, फिर इकट्ठा मर्ज कर दीजिए दोनों को। अगला, कोज एंड इफेक्ट। जहां कहीं भी 2 स्टेटमेंट्स आ जाएं, 2 इवेंट आ जाएं, 2 कथन आ जाएं, मतलब वो कारण और प्रभाव का क्वेश्चन है। पहले पढ़ो। कहता कंपनी के शेयर की कीमत में उछाल आया है। सोचना नहीं है ये कोज है या इफेक्ट है। दूसरा पढ़ो। कहता कंपनी ने अनुसंधान में एक बड़ी सफलता की घोषणा की है। अब दोनों को कनेक्ट कीजिए, लिंक कीजिए और डिसाइड कीजिए कोई कोज या कौन इफेक्ट है, कारण या प्रभाव है।
अब कंपनी ने एक मेजर ब्रेक थ्रू रिसर्च की अनाउंसमेंट की है कि हाँ ये चीज हम अनाउंस कर रहे हैं, आगे आने वाले टाइम में ये हमें बेनिफिट होगा। कंपनी बेनिफिट करेगी, आगे जाके कुछ ना कुछ प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली है, इसलिए हाइप क्रिएट हो गई, तो शेयर मार्केट में उसकी कीमत बढ़ गई। तो इसी की वजह से ये हुआ, मतलब दूसरे में कॉज गिवन था और पहले में उसका प्रभाव दे दिया गया। ठीक है, इसकी वजह से ये चीज एग्जिस्ट कर रही है। पर्पल इज कोल्ड एज व्हाइट, व्हाइट इज कोल्ड, रीनेमिंग का क्वेश्चन है, वैसे रेयर देखने को मिलता है ये वाला क्वेश्चन, बट इन्होंने दिया है, कर लेते हैं। व्हाट इज द कोड फॉर डेंजर सिग्नल? कौन सा कलर को हम डेंजर सिग्नल बोलते हैं? रेड कलर को, बट यहां पर रेड को क्या बोला जा रहा है? ग्रीन, तो ग्रीन इज योर आंसर। चलो कंपेयर करते हैं, हर ग्रुप का पहला लेटर उठा लीजिए। 13 4 17 4 21 4 25, मतलब लेटर वाई से शुरू होगा आपका ग्रुप। दूसरे लेटर से आंसर आ जाएगा 24 27, कितने नंबर बढ़ गए? 3, 1 और 3 4, 4 और 3 7, लेटर जी आ जाएगा, बी ऑप्शन आंसर। चलो अब यहां पर क्या करना है? एनोलॉजी, ऑड वन आउट का केस है, ऑड वन आउट के 3 क्वेश्चन आ गए इसमें, अच्छी बात है। चलो ये तो क्लियरली पता चल रहा है, ये 11 के घन में कितना कम है? 11 कम है। 11 के घन कितना होता है? 1331 में 11 कम है। ये 7 के घन में 7 कम है, मतलब पहली संख्या का घन लेके उसी में ही पहली संख्या माइनस कर दी गई है। ठीक है, 16 का घन होता है 4096 में 16 कम है, फिर यही ऑप्शन आंसर होगा और क्या, क्योंकि 21 का घन कितना होता है? 9261, इसमें 21 बढ़ा दिए गए हैं, हालांकि सभी में पहली संख्या कम कर दी गई थी। ठीक है, तो ये हमारा 30th क्वेश्चन। अब जो हमने मार्क एज रिव्यू किए थे उनके ऊपर आ जाइए। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन ये था मैथमेटिकल ऑपरेशन को लेके, प्लस और माइनस 8 और 42, देखिए इंटरचेंज हो सकते हैं। हाँ जी, प्लस को माइनस के साथ इंटरचेंज करना है, 8 को 42 के साथ इंटरचेंज करना है, तो 128 8 का मल्टीपल है, आंसर देने के लिए एलिजिबल है ये ऑप्शन। दूसरा, माइनस और डिवाइड अगर इंटरचेंज करते तो 42 और 3 भी इंटरचेंज करते, अगर 42 की जगह 3 आ गया तो ये क्या बनेगा? 3/67 फ्रैक्शन क्रिएट करेगा, एलिमिनेट करो। मल्टीप्लाई और डिवाइड, मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड, बस आपको इतना ध्यान रखना है डिवाइडेड बाय कहां जा रहा है और वो डिवाइडेड बाय का साइन किन दो नंबर्स के बीच में है। ठीक है, 8 और 67, अगर 8 की जगह 67 लिख भी देते हैं तो 67/3, 67 तो एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, 3 से कैसे डिवाइड हो जाएगा? वो तो फ्रैक्शन क्रिएट करेगा, एलिमिनेट करो, क्योंकि हमारे पास एक न्यूमरल वैल्यू गिवन है। प्लस और माइनस, इस प्लस की जगह माइनस आने वाला है, 3 और 128, अगर प्लस की जगह सॉरी डिवाइड आने वाला है तो 67 भाग कितना आ जाएगा? 8, मल्टीप्लीकेशन में कौन आ जाएगा? 128। ये भी आपका ऑप्शन जो है आंसर देने के लिए एलिजिबल है। रीजन बीइंग होगा क्या? 128 जो है, देखो फ्रैक्शन में कौन आ रहा है यहां पर? डिनोमिनेटर में 8 आ रहा है, तो 128 जो है वो 8 से पूरा पूरा कटेगा। ठीक है, अब यहां पर आगे चल के आपको क्या करना है? अप्रोक्सीमेशन वैल्यू का रेफरेंस लेके चलना है। अगर बाय चांस मैं इसे कैंसल आउट कर भी देता हूं तो कितना आ जाएगा वैसे? 16। ये कितना हो गया? 16 का 65 गुना, चलो मैं 16 का 7 गुना मान लेता हूं, 70 गुना। ठीक है, 16 का 70 गुना मान लेते हैं, तो तकरीबन जो आपकी वैल्यू है 1000 के ऊपर जाएगी। 16 का 60 गुना भी माने 960 होता है ना, फिर 7 गुना और जोड़ेंगे, तकरीबन वैल्यू 1000 से ऊपर जाएगी। अब 1000 से वैल्यू ऊपर जा रही है, माइनस में भी बनेगा ये, तो ये 128 और 42 क्या कर लेंगे बेचारे का? वो तो 43 तक लाने से रहे, क्योंकि डिवाइड और मल्टीप्लाई तो हमने ऑलरेडी यूज कर लिया। तो अप्रोक्सीमेशन वैल्यू का रेफरेंस लेके चलें तो ये आपके आंसर के करीब भी नहीं पहुंच पाएगा, दूर दूर तक। तो अल्टीमेटली आंसर आ गया ए ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेशन बेस्ट मेथड रहता है यहां पर। दूसरा एक क्वेश्चन हमने छोड़ा था जब वर्ड का कोड एक नंबर की फॉर्म में है, टॉक का कोड गिवन है, मोस्ट का गिवन है, लेजी का बताना है। नंबर ऑफ लेटर्स सभी में कॉमन है, तो मोस्ट का ही उठा लो, कोई भी उठा सकते हो आप। कितना कोड गिवन है? 42। चलो सबसे पहले एग्जैक्ट पोजीशन वैल्यू 13 15 19 20, चलो सॉल्व कीजिए। 13 और 15 कितने हो गए? 28, 28 और 20 48, और 19 कितना हो गया? 67, बट हमें तो 42 गिवन है। हर लेटर की पोजीशन वैल्यू को दाईं ओर से कंसीडर करके देखते हैं।
दो तरीके हैं, या तो राइट से लिख के ऐड कर दो, अदरवाइज 4 लेटर्स हैं तो 27 का 4 गुना, 27 का 4 गुना कितना होता है 108, 108 में 67 माइनस कर दो, 8 में 7 कम किया 1, 10 में 6 कम किया, चलो 41 से 42 बन गया है, मतलब एक वोवल जोड़ दिया गया हो सकता है ना, एक वोवल जोड़ दिया गया हो, 41 है, दाईं ओर से पोजीशन वैल्यू का सम एक जोड़ दिया गया हो। यहां पर आ जाइए, ये कहां से बन जाएगा 16, क्योंकि 26 तो यही हो गया, दाईं ओर से पोजीशन वैल्यू का जोड़ लेके एक जोड़ना है ना फर्दर, तो 26 तो यही हो रहा है, 26 और 7 ये हो गए, फिर 33, 33 और 15, ये तो वैल्यू बहुत बड़ी ज्यादा बन रही है। क्या हो सकता है 67, 42, ये देखो 67 के मैं अगर डिजिट्स को यूज कर लूं 6 और 7 दोनों का सम प्रोडक्ट कितना है 42, इधर देखें, मतलब बाईं ओर से हमने पोजीशन वैल्यू काउंट की थी तभी 67 आया था ना, इधर देख लीजिए 20 और 1 21 और 12 33 और 11 कितना हो गया 44, 44 के डिजिट्स कितने कौन कौन से हो गए 4 और 4, 4 चौके 16, बिल्कुल ठीक है, मतलब कि बाएं ओर से हर अक्षर की स्थिति को कंसीडर करके ऐड कर दो, फिर उनके डिजिट्स का प्रोडक्ट ले लो, ठीक है। चलो यहां पर आ जाइए, ये हो गया 25 और 1 26, 26 और 26 52, 52 और 12 कितने हो गए 52 और 12 64, 64 में डिजिट्स हो गए 6 और 4, 6 चौक 24, आपका आंसर आ गया। अच्छा क्वेश्चन था ये भी। चलो उसके बाद देखिए सीरीज का क्वेश्चन, वो तो मीनिंगफुल वर्ड ये हो गया था, ये हो गया था, सीरीज के क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। चलो कोई भी एक ऑब्जेक्ट पकड़ लो, जैसे स्टार सिंबल की बात करते हैं, रोटेट हो रहा है, पहले सेंटर में आया देखो, फिर और नीचे खिसक गया, अब देखो कहां जाएगा, अब ये कहां उठ के जाएगा कैसे पता चलेगा, इसकी पिछली फिगर उठाओ, इसकी लोकेशन पे पहले कौन था, ये वाला स्टार फिगर था, ये कहां गया टॉप पे, तो ये टॉप पे चला जाएगा, तो ये यहां पर आ जाएगा, ठीक है, यहां आ जाएगा, तो ऑप्शन एलिमिनेट करो, ओके। चलो दूसरा सिंबल पकड़िए, अगर इस सर्कल की बात करें तो ये पहले कॉर्नर पे आया, फिर टॉप पे चला गया, अब कहां जाएगा, इसकी लोकेशन पकड़ो, ये ओवल शेप में स्क्वायर गिवन है, ये कहां गया सेंटर में, अब ये सेंटर में आएगा, आपका ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब इन दोनों की बारी आ गई, इस कॉर्नर पे देख लो कौन आएगा, इस कॉर्नर पे पहले आया था ट्रायंगल, कहां से उठ के आया इस कॉर्नर से, डायरेक्टली यहां पर आ गया, ये स्टार वाला सिंबल यहां पर आएगा फिर, ठीक है, सी ऑप्शन आंसर, रोटेशन के ऊपर बेस्ड था ये तो सिंपली। चलो इसके बाद और कौन सा रह गया, ये हो गया, ये हो गया, सारे हो गए, डेटा सफिशिएंसी, हाँ ये रहता था, लेटर एनोलॉजी का केस उठाते हैं भाई ऑप्शन, अगर मैं पहला ऑप्शन यहां पर मार्क कर देता हूं RENT, रेंट का कोड एक तरह से गिवन है IVXR, आपको सिर्फ इतना लिखना है, ओके, बाकियों को आपको वर्बली कंपेयर करना है। चलो कैसे कंसीडर करके चले इनको, पोजीशन वैल्यूज 18 5 14 और 20, कोडिंग डिकोडिंग का कंसेप्ट समझते हैं, इसमें चल क्या रहा है, तो R एज इट इज गिवन है, ठीक है, बाकी लेटर सेम नहीं है, ये बन रहा है देखो 18 और 4 22, 5 और 4 9, 14 और 4 18, 20 और 4 24, 4 4 का इंक्रीमेंट लग रहा है क्रॉसिंग में, तो इसी तरह 16 4 20 टी गिवन है देखो, इक्वल टू की जगह क्या आएगा, 19 और 4 23 डब्ल्यू भी गिवन हो गया, 13 और 4 17 क्यू भी गिवन हो गया, 1 और 4 5, लकीली हमें पहले ऑप्शन से ही आंसर मिल गया, अगर ये ना होता फिर दूसरे में कोड सोचो, ये ना होता फिर तीसरे में, अगर ऐसा आपको रियलाइज हो कि भाई टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है तो ये डिसीजन बनाओ, कोई बुरी बात नहीं है, जहां आप 2-2.5 मिनट लेंगे इस क्वेश्चन के ऊपर, इतने टाइम में आप क्वांट के भी 2-3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, जहां आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने को मिलेगा 3 नंबर बनेंगे, जहां आप 6 से 9 नंबर ले सकते हो 2 या 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके एक्यूरेसी के साथ, ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग ऐसी बनानी आनी चाहिए आपको बेसिकली। चलो उसके बाद ये हो गया था, हाँ एक डाटा सफिशिएंसी का हमने मार्क एज रिव्यू किया था, कहता 10% है, 2 पंक्तियों में बैठे हैं, ये तो भाई टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, खास तौर पे उन कैंडिडेट्स के लिए जिनको इस तरह के टाइप के क्वेश्चन में डर लगता है सिटिंग अरेंजमेंट में। 5% ऐसे हैं जो सारे के सारे साउथ डायरेक्शन में देख रहे हैं, ये 5% ऐसे हैं जो उत्तर दिशा की तरफ देख रहे हैं, हमें बताना है
ए के विकर्णित विपरीत में कौन है, डायगोनली अपोजिट। चलो पहली इंफॉर्मेशन को पकड़ते हैं। पहली स्टेटमेंट क्या कहती है, द वन हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी इज फेसिंग डब्ल्यू। कहता है डी का जो पड़ोसी है, अब हमें नहीं पता कि डी कहां बैठा हुआ है। 5 पर्सन के केस में 5 सीट्स अवेलेबल हैं एक रो में, हमें नहीं पता डी कहां बैठा हुआ है। जहां भी बैठा होगा डी, उसके पड़ोसी जो भी होगा उसके सामने कौन बैठा हुआ है, डब्ल्यू बैठा हुआ है। तो पहला केस मान लेते हैं डी के तत्काल दाईं ओर वाला, दूसरा केस मान लेते हैं डी के तत्काल बाईं ओर वाला पड़ोसी ऐसा है जिसके विपरीत कौन बैठा हुआ है, डब्ल्यू बैठा हुआ है। 2 केसेस क्रिएट कर लिए हमने। B डज नॉट सिट एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, B जो है वो एक्सट्रीम एंड पे नहीं बैठा, होल्ड पे रख देते हैं इस इंफॉर्मेशन को। उसके बाद V एंड X आर इमीडिएट नेबर्स, V और X दोनों पड़ोसी हैं। यह भी पहली इंफॉर्मेशन ही चल रही है हमारी, V और X दोनों पड़ोसी हैं। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन C एंड E, C और E के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, पता नहीं है कि C E के लेफ्ट में है या राइट में है। X सिट सेकंड द लेफ्ट ऑफ W, X W का सेकंड लेफ्ट है, X यहां पर आ गया, W का सेकंड लेफ्ट, X यहां पर आ गया। चलो अब इतनी सी इंफॉर्मेशन को मर्ज करके देखिए कि V और X पड़ोसी है, तो V यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, अगेन V कहीं भी आ सकता है। ठीक है, C और E के बीच में एक पर्सन है, B एंड पे नहीं है। भाई इससे कुछ भी क्लियरिटी नहीं होगी, दोनों केसेस जो हैं वो वैलिड हैं अभी तक के लिए। हमें नहीं पता लगेगा A कहां पर आएगा, A का नहीं पता तो उसका डायगोनल अपोजिट भी नहीं पता चलेगा। तो पहली स्टेटमेंट तो आंसर देने के लिए सफिशिएंट नहीं है। दूसरी के ऊपर आइए। दूसरा कहता है टी सिट्स एट द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एक्स। दूसरी इंफॉर्मेशन, टी जो है वो एक्स के तत्काल बाईं ओर है। ठीक है, इनके सामने भी कोई ना कोई पर्सन आएगा क्योंकि एक दूसरे को फेस भी कर रहे हैं। यू सिट्स एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, यू जो है वो एक्सट्रीम एंड पे है। यू अगर एक्सट्रीम एंड पे है तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड कोई भी हो सकता है। ओके, उसके बाद सी फेसिस इमीडिएट नेबर ऑफ टी, सी जो है वो टी के पड़ोसियों में से किसी ना किसी एक को देख रहा है। वो एक्स के सामने भी हो सकता है, वो टी के इमीडिएट लेफ्ट वाले पड़ोसी के सामने भी हो सकता है। तो इस पॉइंट को होल्ड पे रख के चल सकते हैं, नीड पड़ी तो देखेंगे कि इससे बन सकता है या नहीं। आगे डी सिट्स एट द एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड ऑफ द रो, डी जो है एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड पे है। अब इससे भी कहां से पता चल जाएगा इतनी इंफॉर्मेशन से कि डी कहां पर आएगा, एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड पे मान लेते हैं, साउथ फेसिंग में लेफ्ट हैंड पे बैठा है। अब लेफ्ट हैंड ये है, कौन सी है, इसके बाद पोजीशन है, इसके बाद वाली सीट है, इसके बाद वाली है, कुछ नहीं कहा जा सकता ना। तो बाकियों के बारे में भी नहीं पता चलेगा, तो ना पहली से आया आंसर ना दूसरी से आया। फिर एक ही सिचुएशन बनती है दोनों को मर्ज करने की। अगर बाय चांस यहां से आगे चल के देखो 4 ऑप्शन आपको आते हैं, 1 एलोन और 2 एलोन वाला ऑप्शन तो रहेगा ही नहीं। ठीक है, अब स्टेटमेंट 1 एंड 2 नोर स्टेटमेंट 2 इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन या टुगेदर आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। अब यहां पर आप कंपेयर भी कर सकते हो। कई बार यहां पर क्या है, ये वाला ऑप्शन ना देके अगर आपको आइदर और वाला ऑप्शन दिया हो, या तो पहले को सॉल्व करके आ जाएगा या तो दूसरी को सॉल्व करके आ जाएगा, तो आप उसे भी एलिमिनेट करके डायरेक्टली इसे ऑप्ट कर सकते हो। बट यहां पर आइदर और वाला नहीं है, दोनों को मर्ज ही करना पड़ेगा। अगर दोनों को मर्ज करें तो यहां पर इंफॉर्मेशन हमें क्लियरली पता चल रही है कि डी जो है एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड पे बैठा हुआ है। ये देखो, अगर ये एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड मान लेते हैं तो पांचवी सीट यहां पर होगी। ये वाला केस आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या गिवन है हमें कि एक्स के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, टी। ये देखो लिखा था ना, टी जो है एक्स के इमीडिएट लेफ्ट में तत्काल बाईं ओर। अब ए का डायगोनली अपोजिट देखना तो ऑब्वियस सी बात है ए यहां आना चाहिए, तभी तो वो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ये वाली बात को। बट स्टिल हम फिर भी इसको मार्क नहीं करते हैं। टी के नेबर के सामने कौन बैठा हुआ है, सी। टी का नेबर ये है, इसके सामने सी बैठा हुआ है, और पहली इंफॉर्मेशन से पता चल गया कि सी और ई के बीच में एक पर्सन है। यहां से उठाओ सी को। चलो, बी एक्सट्रीम एंड पे नहीं है तो बी यहां आ जाएगा, ए यहां पर आ जाएगा, तो ए के सामने हमें यहां पर बताना कौन है, यू जो है एक्सट्रीम एंड पे बैठा हुआ है दूसरी इंफॉर्मेशन में। तो ए का डायगोनल अपोजिट कौन हुआ, यू। दोनों को जब मर्ज किया तब जाके हमें क्वेश्चन का आंसर पता चला। अब टाइमिंग नोट कर सकते हो कि ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करने में कितना टाइम गया। एग्जाम में आपके लिए टाइम कंज्यूमिंग होगा, तो सिटिंग और पजल अगर आप अटेम्प्ट करना जा रहे हैं, इस नेचर का क्वेश्चन आता है, काफी लेंथी स्टेटमेंट्स हैं, तो रिस्क मत लीजिएगा, मैथ कर लीजिए, रीजनिंग कर लीजिए। लास्ट में जाके अगर आपके पास टाइम बचे तो दिमाग में इस चीज को रिटेन करके रखिएगा कि आपके पास रीजनिंग के अंदर डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन बैठा हुआ है जो अटेम्प्ट आप कर सकते हो।
ठीक है जी, चलो दैट्स ऑल। इस मॉक टेस्ट के अंदर इतना ही। उम्मीद करता हूं एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ आ गई होगी। बस ऐसे ही स्ट्रेटेजी को अपना के चलिए हर मॉक टेस्ट के अंदर पेशेंस के साथ। अब ये नहीं है कि हाँ हमने एक बार वीडियो देख लिया और एकदम से ही स्पीड बढ़ जाएगी, नहीं। हैव पेशेंस, तरीके से करते रहो। जहां जहां आप मिस्टेक्स कर रहे हो उन लूप होल्स को फिगर आउट करो कि ये गलतियां हुई क्या क्यों हैं। मॉक टेस्ट का एक्चुअल मतलब यही होता है कि आपने मॉक टेस्ट दिया और वहां पर अपनी गलतियों को एनालाइज कर रहे हो और उसी को ही इंप्रूव करो कि ये क्वेश्चन यहां पर क्यों गलत हुआ, मैंने इस क्वेश्चन में इतना टाइम क्यों लिया, ये रीजन सोचो। ठीक है, बस उसी को ओवरकम करना है, स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ती चली जाएगी। और अकेला ये ऐसा आपके साथ नहीं है कि डे बाय डे आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं वगैरह वगैरह। काफी मुझे मैसेजेस भी आते हैं टेलीग्राम वगैरह पे, ये सबके साथ हो रहा है, अकेला आपके साथ नहीं हो रहा। ठीक है, सब सेम लेवल पे हैं प्रेपरेशन के दौरान। टीयर 1 सभी ने क्रैक किए हुए आप में से जो भी प्रेपरेशन कर रहे हैं। सिर्फ एंड में जाके गेम पता कहां डिसाइड होगी, जिसको ये डिसीजन मेकिंग करनी आती है। रिलैक्स होके करो, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट अपने आप आती रहेगी, क्योंकि अभी एग्जाम को काफी टाइम है। लगे रहो बस तसल्ली से, अपना 100% दो, रिजल्ट की टेंशन मत लो, रिजल्ट अच्छा रहेगा। ठीक है, चलो इस सेशन के अंदर इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक में अगले मॉक टेस्ट की एक्सप्लेनेशन के साथ। टेक केयर।